नमस्ते दोस्तों। तो ये हमारा 5th वीडियो आ चुका है अकाउंटेंसी क्लास 12th का। इसके पहले ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट में 4 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं जो कि 12th के बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव में बनाए हैं मैंने। अब इस वीडियो 5 में क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। अभी तक तो हम लोग ने पार्टनरशिप डिस्कस किया एक लेवल तक, नॉट कंप्लीटली, नॉट डिटेल में, लेकिन एक सेटिस्फैक्टरी लेवल पे डिस्कस किए ताकि हमारा बेसिक अप्रोच अबाउट पार्टनरशिप के बारे में क्लियर रहे। उसके बाद हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया तीसरे बुक का एक चैप्टर इज कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज। अब एक और वीडियो है वीडियो 5 जो कि हमारा रहेगा सेकंड बुक पे कंपनी, जिसको कि हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, डिबेंचर्स एंड शेयर्स। ये वीडियो शेयर्स पे रहेगा। शेयर्स अगर हमें अच्छे से आ जाता है तो ये माना जाता है कि डिबेंचर्स बहुत हद तक सेम तो होता है, तो वो भी ऑलमोस्ट क्लियर हो जाता है एक लेवल तक, बट नॉट कंप्लीटली, बहुत हद तक सेम होता है। लेकिन शेयर्स पहले बात करते हैं। अब ये चैप्टर है तो बहुत बड़ा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस चैप्टर को खत्म अगर मुझे करना होता डिटेलिंग के साथ तो उसमें 12-15 क्लास या 12-15 घंटे लग सकते हैं, बट हमें तो इसको कवर करना है 1 ही घंटे में या 1.5 घंटा में, तो टाइम बहुत कम है। मेरा पूरा प्रयास ये रहेगा कि इस पूरे चैप्टर को जितना हो पाए उसको एक तो पहले हम कंप्रेस करें शॉर्ट में, एंड ये भी पूरी कोशिश करें कि इतना तो है कि भाई इस वीडियो को देखने के बाद जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता था शेयर्स के बारे में एक लेवल तक उसको हम पूरा वो चीज बता सके। एंड मैंने वहां टॉपिक्स भी लिखे हैं कि शेयर्स में न्यूमेरिकल लगाने से पहले हमें इतनी बातों के बारे में पता होना चाहिए। अब हम चाहें तो डायरेक्टली न्यूमेरिकल लगवा सकते हैं एंड इसमें जो भी बातें आएगा उसको बता सकते हैं, बट वही दिक्कत है कि जब बच्चा साल भर नहीं पढ़ा है तो अब उसको डायरेक्ट न्यूमेरिकल लगवाने से भी बहुत डिफरेंस क्रिएट नहीं होता। समझदारी तो यही कि भाई हम लोग भले ही एक ब्रीफ में ही सही, भले ही शॉर्ट में या लिमिटेड टॉपिक ही सही, बट कम से कम कुछ बेसिक बातें जाने अबाउट शेयर्स, उसके बाद उस क्वेश्चन को फेस करने के लिए आगे बढ़े। इसीलिए मैंने न्यूमेरिकल को लिखा है एकदम लास्ट में कि न्यूमेरिकल पे काम तो करेंगे बट नॉट अभी ऑन द स्पॉट, पहले कुछ बेसिक बातें जानते हैं ताकि ये वीडियो अगर कोई ऐसा बच्चा भी देख रहा है जो शेयर्स बिल्कुल भी नहीं जानता है, जिसको थोड़ा डाउट भी है चीजों के बारे में, तो उसको इतनी बातें पता रहे, उसके बाद वो न्यूमेरिकल जब लगाएगा ना तो एक होता है गलत भी करेगा तो भी एक कंप्लीट गलत नहीं करेगा। ठीक है तो शुरुआत ही करते हैं शेयर्स के बारे में कॉन्सेप्ट जान की। पहले है क्या एंड कंपनी में इस चैप्टर को क्यों रखा गया है, कंपनी मतलब इस बुक में। शेयर्स बेसिकली क्या होता है ना, एक बड़े से कंपनी का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जिसके बिहाफ पे वो कंपनी मार्केट से पैसा रेज करता है लोगों से। कैसे? अपने कंपनी का ओनरशिप दूसरों को देता है, पब्लिक को देता है और उनसे पैसा रिसीव करता है, और वो जो ओनरशिप प्रोवाइड कर रहा है दूसरों को वो बेसिकली शेयर्स के थ्रू करता है। शेयर्स बेसिकली कंपनी के लिए एक उनके पूरे कैपिटल का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। हम उसको नाम दिया शेयर्स, यूनिट मतलब शेयर्स दिया गया नाम, और उन्हीं शेयर्स को प्रोवाइड किया जाता है लोगों को, और जो भी लोग उसको परचेज करते हैं, बाय करते हैं, खरीदते हैं, तो वो बेसिकली कंपनी को पे करते हैं, तब उनको उस कंपनी का ओनरशिप वो जो शेयर्स है वो मिलता है। अब उसके बाद की कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, थ्योरी पार्ट में जाएंगे तो, बट ये तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अब उस शेयर्स के बदले, मतलब जब कंपनी शेयर्स दे रहा है पब्लिक को, जैसे अगर कंपनी की बात करें तो अगर कंपनी पब्लिक को प्रोवाइड कर रहा है शेयर्स जो कि एक यूनिट फॉर्म में होता है, मतलब ऐसा नहीं कि वो कोई दिखता है, एक डॉक्यूमेंट टाइप का, सर्टिफिकेट टाइप का होता है, डॉक्यूमेंट जिसको कि इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हैं, जो कंपनी प्रोवाइड किया पब्लिक को, पब्लिक क्या करेगा उसके बदले कंपनी को पे करता है। अब वो जो पैसा कंपनी के पास आता है शेयर्स के वजह से, उसको हम कहते हैं शेयर कैपिटल। मतलब पैसा जो आ रहा है कैपिटल के फॉर्म में शेयर्स के थ्रू, उसको क्या बोलेंगे? शेयर कैपिटल। हम बहुत डिटेल में, बहुत डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, थ्योरेटिकल पार्ट को उतना कवर नहीं कर रहे हैं कि शेयर्स के टाइप्स बताने बैठ जाएं कि शेयर्स कैपिटल कितने तरीके से मिल सकता है, जिसमें कि ऑथराइज्ड, इशूड, नॉमिनल, बहुत सारे टर्म्स है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, तो उतना डिटेल में कोई फायदा नहीं फिलहाल, बिकॉज हमें इस वीडियो को स्ट्रिक्टली पर्टिकुलरली बोर्ड के एस्पेक्ट में रखना है। तो अब ये तो बेसिक बात है। अब होता क्या है ना, मान लेते हैं कि हमारा जो शेयर है वो
हमने जो दिया कंपनी ने जो शेयर दिया पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए, पर शेयर 100 रुपए का है, पर शेयर 100 रुपए का है। तो होगा क्या ना, पब्लिक क्या करेगा, उस एक शेयर को पाने के मतलब 1 यूनिट ऑफ शेयर, उस 1 यूनिट ऑफ शेयर को पाने के लिए पब्लिक कंपनी को पे करेगा कितना रुपया, 100 रुपया। ठीक, तो ये तो 1 शेयर पे, अगर 2 शेयर होगा तो 200 जाएगा, अगर 5 शेयर है तो 500 रुपया जाएगा। तो ये तो पहला अप्रोच है। इसी पहले अप्रोच को हम कहते हैं पार पे शेयर को इशू करना, मतलब PAR, पार। पार मतलब जितने का शेयर है उतना पब्लिक दे रहा है बिना किसी दिक्कत के। अब क्या हो, अगर शेयर जो है वो 100 का है, ठीक है, बट कंपनी उस पर कुछ एक्स्ट्रा मांग रहा है। कितना एक्स्ट्रा मांग रहा है, मानते हैं 10 रुपीज पर ईच। और वो जो एक्स्ट्रा मांग रहा है उसमें प्लस लिखा है, तो पहले तो मांगता क्यों है, पहले वो समझते हैं। जो कंपनी बहुत सालों से चली आ रही है मार्केट में, जिनका अच्छा गुडविल है, जिनका बहुत ब्रांड वैल्यू है, वो कंपनीज क्या करती है ना कि अपने शेयर को देते वक्त कंडीशन रखती है पब्लिक को कि भाई आप मेरा शेयर लेने आ रहे हो, आपसे हम एक्स्ट्रा मांगेंगे पैसा जस्ट बिकॉज मेरा कंपनी बहुत अच्छे लेवल पे। आपको तो पता ही है कि भाई कोई न्यू कंपनी तो उसके प्रॉफिट लॉस के चांसेस हमेशा बना रहता है, बट अगर कोई ओल्ड कंपनी है तो वो बहुत रेयर होता है कि लॉस हो जाता है, वो मोस्टली अर्न करता है। तो ये बात पब्लिक भी जानता है, इसीलिए ऐसे कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है। तो जो कंपनीज बहुत सालों से मार्केट में है, जिनका अच्छा ब्रांड वैल्यू गुडविल है, तो वो लोग क्या करते हैं ना, जो शेयर की कीमत है वो तो लेंगे, प्लस थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा चार्जेस मांगते हैं, और लोग देते भी हैं जस्ट बिकॉज उनको उस कंपनी का शेयर्स चाहिए ही चाहिए। उनको पता है, लोगों को पता है कि भाई इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो नुकसान नहीं होगा, फायदा ही फायदा है। तो उनकी मजबूरी है कि उनको वही कंपनी का शेयर चाहिए, और कंपनी उसका फायदा नहीं उठा रही उस सिचुएशन का। कंपनी भी भाई वो जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है कि पब्लिक उनको लेना चाहता है शेयर्स, तो कंपनी ने वो इमेज बिल्डअप किया है अपने इतने साल के एफर्ट से, तो उस एफर्ट के बदले कंपनी एक्स्ट्रा पैसा मांगता है, जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम। क्या बोलते हैं, प्रीमियम। प्रीमियम बेसिकली एक्स्ट्रा अमाउंट है जो कंपनी मांग रहा है शेयर्स को इशू करते वक्त। दैट मींस अब अगर पब्लिक को एक शेयर चाहिए तो उस एक शेयर के बदले 100 रुपए देना ही पड़ेगा, जो शेयर का फेस वैल्यू है। इसको हम क्या बोलते हैं, शेयर का फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू देना ही पड़ेगा, उसके साथ ही साथ प्रीमियम भी देना पड़ेगा 10 रुपीज के। 10 मैंने लिखा है, इट कैन बी वेरी 20, 15 जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा। अमाउंट लिखा है, कहीं कहीं परसेंटेज लिखा होता है, जैसे अब लिखा रहेगा 20% प्रीमियम, तो 100 रुपए का 20% कितना होगा, 20 रुपीज, तो वहां 20 लिख सकते हैं लोग। तो मतलब अब पब्लिक को देना पड़ेगा कितना, 100 रुपया देना पड़ेगा फेस वैल्यू के तौर पे शेयर का, और 10 रुपए देना पड़ेगा प्रीमियम के तौर पे। तो ये जो पूरा पैसा गया 110, इस सिचुएशन को बोलते हैं प्रीमियम केस। ये तो पहला पार था, दूसरा कौन सा केस हुआ, प्रीमियम। अब जो तीसरा सिचुएशन हो गया है ना कि बहुत बार कंपनी उस शेयर को, अभी मान कंपनी न्यूली मार्केट में लॉन्च हुआ है, उसको अपने कंपनी को फैलाना है, मतलब एक्सपैंड करना है। तो ऐसे इसमें क्या होता है ना कि बहुत बार कंपनी जो जिसका फेस वैल्यू 100 रुपया था शेयर का, कंपनी उसको 5 रुपीज के डिस्काउंट पे इशू कर दिया। अब डिस्काउंट का मतलब क्या होता है अब प्रीमियम का ठीक उल्टा है। डिस्काउंट में कंपनी लोगों को फोर्स करना चाहती है, मेरा शेयर लीजिए। पब्लिक नहीं लेना चाहता, तब भी कंपनी उनको फोर्स इन्फ्लुएंस करना चाहती है। तो इन्फ्लुएंस कैसे करेगी, उनको कुछ फायदा दिखा के। अब पब्लिक को फायदा कहां दिखता है, जब उनको कोई चीज सस्ते मिल जाए। तो इसीलिए कंपनी क्या करती है ना, उनको वही शेयर जो कि 100 रुपए का है, वो उनसे कहती है भाई आप मेरे शेयर को लीजिए, आपको देना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 95 रुपीज। 5 रुपए कंपनी ने क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो ये जो डिस्काउंट वाला केस है, ये भी सिचुएशन मार्केट में रहता है शेयर्स को इशू कराते वक्त। तो 3 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो कंपनी शेयर्स को प्रोवाइड कर रही है पब्लिक को पार पे या प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे। ठीक, हमें कौन सा केस पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है, हमारे सिलेबस में
ये जो केस है डिस्काउंट वाला वो नहीं है। ठीक, बुक में कहीं कहीं में भी दिया होगा, जिसका ओल्ड बुक होगा या जिनका न्यू भी होगा उसमें से कॉन्सेप्ट लेके छोड़ दिया होगा, उसको उसके बारे में क्वेश्चनिंग या फिर उसको डिटेलिंग नहीं दिया होगा, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। हाँ, पार और प्रीमियम ये तो हमारे कोर्स का पार्ट है, और इन दोनों में भी कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब जरूर से पढ़ना है, वो प्रीमियम वाला केस। चांसेस पूरा है कि वाला आ जाएगा, और हम जो न्यूमेरिकल पिकअप करेंगे वो हम प्रीमियम वाला ही पिकअप करेंगे। पार सिंपल होता है, वो हार्ड नहीं होता। अब ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था अबाउट शेयर्स के बारे में, हम दोबारा कह रहे हैं, बहुत डिटेल में नहीं जा रहे। रीजन बहुत सिंपल सा है कि भाई हमारे पास समय उतना नहीं है। एक बात और बताना था कि देखिए, हम ये YouTube का जो कॉन्सेप्ट था ये वीडियोस अपलोड करने का, ये हम महाशिवरात्रि के बाद से शुरू किए हैं। तो अगर मेरा ये ख्याल और पहले आया होता तो ऑब्वियस सी बात है चीजों को डिटेल में अच्छे से प्रोवाइड किए होते, बट हो सकता है कि मेरा ये बैड लक था कि हम थोड़ा देर में इस चीज को सोचे, बट स्टिल जितना समय है हम उस चीज में पूरी कोशिश करेंगे कि इतना भी उसको फॉर्मेलिटी में न रखें कि एकदम चीजें ऊपर से निकल जाए, बट ये भी श्योर है कि हम सब कुछ कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक, एंड जितना ऊपर सिंपल रखेंगे कि एक लेमन बच्चा जो बहुत ज्यादा मेंटली बहुत ज्यादा एडवांस नहीं है वो तक समझ सके, उस लेवल तक जाके बता रहे चीजों को बेसिक लेवल पे। अब ये तो बेसिक बात है। अब एंट्रीज की बात करते हैं कि भाई पार का और प्रीमियम का एंट्रीज कैसे बनता है। डिस्काउंट नहीं पढ़ना है, प्रीमियम एंड पार हो चुका। एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एंट्रीज बताने से पहले एक छोटी सी बात, वो क्या है, जब भी कोई शेयर मार्केट में इशू होता है ना, तो यहां तो मैंने बड़ा कैजुअल लिख दिया कि कंपनी 100 रुपए मांगा पार पे और लोगों ने 100 रुपए दे दिया एक बार में। ऐसा हमेशा नहीं होता। जब भी कंपनी पैसा पब्लिक से मांगती है शेयर्स के बदले, तो पब्लिक जो है वो 100 रुपया एक बार में दे देंगे, 110 रुपया प्रीमियम जोड़ने के बाद इतना एक साथ दे देंगे, ये जरूरी नहीं है। कंपनी उनको थोड़ा ऑफर करती है, उनको थोड़ा सहूलियत कन्वीनियंस प्रोवाइड करती है कि ठीक है जो शेयर का पैसा है कंप्लीट फेस वैल्यू मतलब जितना है, अगर प्रीमियम वाला केस है जोड़ सकते हैं आप लोग, तो उस पूरे फेस वैल्यू को, उस पूरे शेयर के अमाउंट को कंपनी एक बार में नहीं मांगता। कंपनी उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है 2-3 कैटेगरीज में। मतलब वो जो 100 रुपया था कंपनी क्या करेगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा 4 स्टेजेस में। पहला क्या है, कंपनी कुछ पैसा मांगेगा एप्लीकेशन के टाइम पे। भाई जो पब्लिक कंपनी से पैसा मांगने के लिए जा रहा है, बिकॉज कंपनी खुद दे देने जाएगा, पब्लिक पहले मांगता है, पब्लिक अप्लाई करता है, तब कंपनी को अलॉट करता है। ये 2 शब्द बहुत ध्यान देना है। मैंने क्या बोला, पब्लिक जो है, पब्लिक वो अप्लाई करते हैं, शेयर्स को मांगते हैं, और कंपनी जो है वो शेयर को अलॉट करते हैं। अभी अलॉट अप्लाइड का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने क्यों इतना एम्फेसिस किया इस चीजों पे, जब न्यूमेरिकल लगवाएंगे वहां बताएंगे, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो कंपनी जब उनको अलॉट कर रहा है ना पब्लिक को, तो उसके लिए वो जो पूरा 100 रुपए है वो एक बार में नहीं मांगने वाला, कंपनी उसको स्टेजेस में मांगता है। पहला स्टेज कंपल्सरी, उसका नाम क्या है, एप्लीकेशन, जिसमें क्या होता है कि जब कंपनी लोगों ने अप्लाई किया, अब कंपनी अलॉट करने जा रही है, तो अलॉटमेंट के टाइम पे पब्लिक को फॉर्म भरना पड़ता है। हालांकि इसका उल्टा है, एप्लीकेशन के ही टाइम पे, अप्लाइड के ही टाइम पे पब्लिक बेसिकली क्या करता है, कुछ पैसा शेयर का कंपनी को उसी वक्त देता है एज ए एडवांस के तौर पे। कि अगर 100 रुपए है तो कंपनी मान लीजिए रखा है एप्लीकेशन पे 20 रुपीज, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक शेयर खरीदने जा रहे हैं कंपनी का, तो हम एप्लीकेशन के अप्लाइड के ही टाइम पे पब्लिक क्या करेगा, कंपनी को 20 रुपीज दे देगा उस पूरे 100 रुपए में से। अब कितना बच गया, 80 रुपीज। अब कंपनी उस 80 रुपीज को आगे चल के लोगों से मांगेगा, पब्लिक से मांगेगा समय आने पे, स्टेप बाय स्टेप। तो जो सेकंड स्टेप था, कंपनी क्या करता है, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो मांगता है अलॉटमेंट के टाइम पे। पहले लोगों ने कंपनी को प्रोवाइड किया एप्लीकेशन अमाउंट, अप्लाइड के टाइम पे, मतलब 20 मैंने एग्जांपल लिखा। फिर कंपनी कुछ समय के बाद अलॉटमेंट के टाइम पे कुछ पैसा और मांगती है। अब वो जितना पैसा वैरी करता है, हम लेते हैं 30 रुपीज, कि कंपनी अलॉटमेंट टाइम पे 30 रुपए और मांग लिया उस 100 रुपए में से। अगर प्रीमियम वाला केस इस क्वेश्चन में जोड़ दें, स्टॉक कॉन्सेप्ट में जोड़ दें,
तो मान लेते हैं कंपनी ने क्या किया, प्रीमियम भी मांग लिया अलॉटमेंट के ही टाइम पे, तो कितना मतलब प्रीमियम कितना है 10 रुपीज, ठीक है, 10 प्रीमियम है एंड बाकी पूरा फेस वैल्यू है। तो मतलब कंपनी ने अलॉटमेंट के टाइम पे टोटल कितना मांग लिया 40 रुपीज पर शेयर, ठीक। अब होता क्या है ना, अगर प्रीमियम का केस क्वेश्चन में दे दिया है और कुछ भी नहीं कहा है कि वो प्रीमियम का जो अमाउंट है कंपनी कब मांगने वाला है, तो ये बाय डिफॉल्ट फिक्स है कि प्रीमियम का अमाउंट अलॉटमेंट में ही रहता है। जब तक क्वेश्चन में प्रीमियम को कहीं और इन्वॉल्व ना करे, मतलब प्रीमियम को यहां या आगे भी इन्वॉल्व कर सकता है, बट इट डिपेंड क्वेश्चन में लिखा है तो, अदरवाइज नहीं। तो अलॉटमेंट के टाइम पे मान लीजिए पैसा हो गया, अभी भी कंपनी को चाहिए 50 रुपए और, तो कंपनी क्या करता है, कुछ समय के बाद इतना पैसा मिल गया तो कंपनी ऐसा नहीं भाई पगला जाएगी पूरा पैसा एक बार मांगता है, पब्लिक को थोड़ा और टाइम मिलता है, फिर कुछ पैसा जो आगे का है वो कंपनी कॉल्स पे मांगता है, और कॉल्स बेसिकली 2 बार करता है, पहला जिसको हम फर्स्ट कॉल कहते हैं, दूसरा उसको हम सेकंड कॉल कहते हैं, एक कॉल और भी कह सकते हैं जिसको हम फाइनल कॉल कहते हैं। अब हालांकि होता क्या है ना, मोस्टली इन दोनों को एक साथ रखा जाता है, सेकंड एंड फाइनल कॉल, बिकॉज मोस्टली बार बार कॉल होता नहीं है, तो 2 ही कॉल में कंपनी पूरा पैसा मांग लेता है। तो चलिए अज्यूम कर लेते हैं कंपनी ने क्या किया, फर्स्ट कॉल पे ही कितना मांग लिया 40 रुपीज, 40 और मांग लिया, तो 20 एप्लीकेशन 30 अलॉटमेंट 40 फर्स्ट कॉल, कितना हो गया 90। अब जो रिमेनिंग रह गया वो कंपनी का मांग लेगा अपना सेकंड एंड फाइनल कॉल के टाइम पे। इस प्रकार कंपनी अपना पैसा वो 100 रुपए है, जब पार प्रीमियम डिस्काउंट कोई भी केस हो, डिस्काउंट तो पढ़ना नहीं है, तो कंपनी इसी पैटर्न में पैसा मांगता है, इसको आगे पीछे नहीं कर सकते, ये सीक्वेंस है, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, ओके। एंड सबसे इंपॉर्टेंट एक बहुत बेसिक बात पूछते हैं, एप्लीकेशन के टाइम पे क्या हो रहा है, क्या कंपनी ऑन द स्पॉट पब्लिक को उस 100 रुपए के शेयर में से 20 रुपए के शेयर के बराबर तक का वैल्यू शेयर का दे देगी पब्लिक को? नहीं, पहले पब्लिक पे करेगा एप्लीकेशन का अमाउंट, उसके बाद कंपनी उनको 20 रुपए का हिस्सेदार या ओनरशिप प्रोवाइड करेगा। मतलब अगर कंपनी शेयर इतना बड़ा सा है तो इसमें से जो ये है ना 20 रुपए का अमाउंट, कंपनी क्या करेगा ना कि इसका ओनरशिप उनको तभी देगा जब उनके पास एप्लीकेशन का पैसा आ जाएगा। अभी क्या बोलना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये निकला कि एप्लीकेशन के केस में कंपनी पैसा मतलब पेमेंट रिसीव पहले करता है फर्स्ट, और उसके बाद शेयर कैपिटल या शेयर्स में वो ट्रांसफर करता है, शेयर में ट्रांसफर उसके बाद सेकंड। मतलब पहले पैसा मिलना चाहिए, उसके बाद हम शेयर्स को ट्रांसफर करेंगे पब्लिक को। बट एक बार जब पैसा मिल गया लोगों से एप्लीकेशन के नाम पे शेयर्स का, तो अब जब आगे जो प्रोसेस है ना उसमें क्या होगा, इसका उल्टा होगा। अब जब अलॉटमेंट की बारी आएगी ना तो वहां पे कंपनी उन लोगों को अब शेयर ट्रांसफर कर देगा, यहां स्पेस नहीं है, मतलब उनको शेयर जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ट्रांसफर करने के बाद कंपनी पैसा मांगता है। सिर्फ एप्लीकेशन ही वो स्टेप है जहां पे पहले पैसा मिलता है उसके बाद शेयर ट्रांसफर किया जाता है। बाकी सब में शेयर ट्रांसफर होगा पहले, उसके बाद कंपनी पैसा मांगता है। अब वो पैसा दे या न दे वो आगे की बात है। तो ये तो मैंने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताया कि शेयर्स के थ्रू पैसा कैसे मांगा जाता है। अब थोड़ा बात करते हैं एंट्रीज पे। तो इस कंप्लीट को रब करते हैं, देखिए इसके बाद का प्रोसेस क्या है। एंट्रीज ये मान लीजिए मेन है, ये तो मान लीजिए हमारा पूरा एक बेसिक ओवरव्यू था अबाउट शेयर्स के बारे में। अब मेन हिस्सा आता है इसके बाद कि इसका एंट्रीज कैसे बनता है। देखिए पार और प्रीमियम इन दोनों को हम कैटेगराइज अच्छे से भी करते हैं, बट पहले एक नॉर्मल एंट्री देखते हैं। मान लेते हैं कि जो शेयर है ना उसको हम इसे समझा लेते हैं कि 100 रुपए का शेयर था जिसको कि हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है 4-5 कैटेगरीज में। पहला एप्लीकेशन, दूसरा अलॉटमेंट, तीसरा फर्स्ट कॉल एंड चौथा सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अब इसका अमाउंट लेते हैं। चलिए हम मान लेते हैं कि फर्स्ट एप्लीकेशन हमारा है
20 रुपए का, अलॉटमेंट हमारा है 30 रुपीज का, कॉल है 40 रुपीज का एंड सेकेंड कॉल है 10 रुपीज का। प्रीमियम अभी बताते हैं, बट पहले इतना बेसिक आता है, ठीक है। अब कंपनी मान लेते हैं कि इशू कर रही है कितना शेयर्स, कंपनी जो है ये 100 रुपए क्या है, फेस वैल्यू है, मतलब एक शेयर का, पर शेयर का, पर एक शेयर का कितना कीमत है वो 100 रुपए लिखा है, ठीक। अब कंपनी इशू कर रही है कितना, 1000 शेयर्स, इसको यूनिट कह सकते हैं, मतलब कंपनी ने 1000 शेयर मार्केट में इशू किया। हम मान लेते हैं वो पूरा 1000 शेयर लोगों ने खरीदने का इच्छा रखा, वो पूरा 1000 शेयर लोगों ने खरीदने का इच्छा रखा, मतलब विलिंगनेस रखा। तो ऐसे केस में जो एंट्रीज होगा वो कैसे से रहेगा, सबसे पहला एप्लीकेशन का, मतलब लोग पैसा पे करेंगे एप्लीकेशन के नाम पे, तो एंट्रीज क्या होगा, मैंने बताया था कि एप्लीकेशन के केस में क्या होता है, पैसा पहले मिलता है। तो जब भी पैसा हमारे पास आता है तो उसको हम बोलते हैं बैंक अकाउंट डेबिटेड। इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि बैंक हमारा असेट्स है, असेट्स जब भी इंक्रीज होता है, पैसा जब भी आएगा तो पैसा इंक्रीज होगा, तो उसको डेबिट में रखते हैं। और ये पैसा किस बात का आ रहा है, टू शेयर एप्लीकेशन, इतना लिखना पड़ता है। और ये अमाउंट क्या रहेगा, अच्छा अमाउंट लिख देते हैं। अमाउंट कितना है भाई हम लोग का, 1000 शेयर था और कितना पैसा मांग रहे हैं, 20 रुपीज, कितना हो गया 20,000 नरेशन। ये एक बेसिक एंट्री है, पैसा मिलने का एप्लीकेशन के टाइम पे। अब दूसरा एंट्री क्या होता है, हमें इसी पैसे को जो कि एप्लीकेशन के नाम पे मिला है कंपनी को पब्लिक से, इस पैसे को हमें ट्रांसफर करना है शेयर कैपिटल में उनको दे के। तो पहली बात, हम जब भी ये पैसा ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल के नाम पे, तो हमें पहले नाम क्लोज भी करना है। हमने जो नाम ओपन किया शेयर एप्लीकेशन, कैसे कैंसिल तो करना है, कैंसिल कैसे होगा, इसको रिवर्स करके, मैंने बताया था अकाउंटेंसी में किसी भी चीज को कैंसिल करना है तो उसको रिवर्स जगह पोस्ट कर देना होता है। तो जो भी क्रेडिट में है उसको ऊपर ले आते हैं डेबिट में, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू। अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट है कंपनी क्या करेगा ना, वो शेयर कैपिटल के नाम पे लोगों को दे देगा। और जब कंपनी देगा ना तो ये कंपनी की लायबिलिटी है, कंपनी का लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है शेयर्स को देने के बाद। और जब लायबिलिटी बढ़ता है, याद रखिएगा, असेट्स इंक्रीज करेगा तो डेबिट, लायबिलिटीज इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट। तो इसलिए जो नीचे नाम आएगा, क्या नाम आएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट ऊपर जो लिखा वही सेम रहेगा 20,000। ये हमारा सेकंड एंट्री। एंट्रीज इसलिए याद करा रहे हैं ना क्योंकि बहुत सारे बच्चे आज भी एंट्रीज में भी गलती करते हैं, तो इसलिए मुझे ये एंट्रीज पे काम करना पड़ रहा है शुरुआत में। तीसरा अब आता है, तीसरा हमारा आता है क्या क्या चीज, अलॉटमेंट। अब मैंने बताया था कि एप्लीकेशन में पैसा पहले मिलता है, ट्रांसफर बाद में करते हैं। अलॉटमेंट टाइम पे ट्रांसफर पहले करेंगे, पैसा बाद में मिलेगा। तो ट्रांसफर जब करेंगे ना, तो जो एंट्री ये था ना एप्लीकेशन का, वही सेम एंट्री अलॉटमेंट का रहता है, बस नाम बदलेगा। यहां पे था एप्लीकेशन, वहां पे क्या आ जाएगा अलॉटमेंट। तो कैसे लिखाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। अब इसका अमाउंट कैसे लिखेंगे, सिंपल है। अलॉटमेंट जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो कर रहे हैं 1000 शेयर पे कितना रुपया, 30 रुपीज। कितना आएगा, मल्टीप्लाई कराइए, ये आएगा 30,000 और यहां भी सेम अमाउंट आएगा 30,000, क्योंकि हम उतना ही शेयर कैपिटल में भी ट्रांसफर कर रहे हैं तो सेम अमाउंट चलेगा। मैंने क्या किया ना, वो जो मल्टीप्लाई करने का दिखा रहे हैं ना, वो दिखाना अच्छा हो, वैसे गलती भी नहीं होता, वो इंप्रेशन अच्छा होता है। ऊपर नीचे दोनों जगह लिख सकते थे बट एक जगह भी सफिशिएंट है। अब ये जो पैसा हमको मिला, हमने ट्रांसफर किया शेयर कैपिटल के नाम पे, अब ये पैसा 30,000 रुपया है, ये हमको लोगों से चाहिए भी तो,
और मान लोगों ने पैसा दे भी दिया, तो फिर से मेरे पास क्या आएगा, पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड। और ये पैसा किस बात का है, शेयर अलॉटमेंट। मतलब मैंने क्या किया ना, ये जो नाम यहां डेबिट में लिखा है हमको उसको कैंसिल करना है। कैसे कैंसिल करेंगे, उसको नीचे ले आके, तो यहां पे आएगा 30,000। तो इसका एंड रिजल्ट क्या हुआ कि हमें पैसा मिल गया अलॉटमेंट के नाम का भी। अब आता है नेक्स्ट कॉल का एंट्री। उसमें क्या होता है ना कि ये जो हमारा अलॉटमेंट का एंट्री था ये रिपीट करेगा सेम कॉल्स के लिए, बस इतना फर्क है कि जहां मैंने लिखा हुआ है अलॉटमेंट वहां मुझे सिर्फ क्या लिख देना है, कॉल्स। कैसे, सेम तरीके, जहां उस अलॉटमेंट को रिप्लेस करना है कॉल से, बाकी सब सेम रहेगा। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट वही 1000 पे, कितना है इस बार 40 रुपीज है, तो रेट बदल रहा है, ध्यान देना है, 40,000 आएगा। टू शेयर कैपिटल 40,000 से, उसके बाद इस पैसे जो हमने ट्रांसफर किया इसके बदले हम लोगों से क्या मांगेंगे, मनी, पैसा। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, ये सेम एंट्री रहेगा जो यहां पे था फोर्थ में, बैंक अकाउंट डेबिटेड। और ये पैसा किस बात का है, कॉल्स का। तो ये जो यहां मैंने नाम ओपन किया जो क्लोज करना है, तो नीचे आ जाएगा ये टू शेयर फर्स्ट कॉल 40,000। अब जिन बच्चों ने शेयर्स पहले से पढ़ा है, हो सकता है उनके लिए नया ना हो, ये चीजों को आसान लग रहा हो, याद हो अच्छे से, तो अच्छी बात है, थोड़ा फॉरवर्ड कर सकते हैं चीजों को। लेकिन मेरा मानना है कि भाई जो बच्चे बिल्कुल भी शेयर्स नहीं जानते थे या बहुत उनका कंफ्यूजन है चीजों को लेके, तो शुरुआत से शुरू करें, यहां से वो स्टार्ट करें कि एंट्रीज तो किसी कीमत पे गलती ना हो। हम ईमानदारी से कह रहे हैं, ऐसे बहुत से मैंने बच्चों को देखा है, मैंने कॉपीज चेक किया बच्चों का, जो कि लिटरली कह रहे हैं ये सब एंट्रीज में गलती करते हैं। उनको ये या तो एंट्री पता नहीं रहता, या अगर एंट्री याद भी रहता है तो उनका जो पोजीशनिंग है कि पहले पैसा रिसीव करते हैं फिर ट्रांसफर करते हैं, या पैसा रिसीव करते हैं तो बैंक ऊपर रहता है वो नीचे रहता है, उनको ये तो भी नहीं पता। तो हम कह रहे हैं कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है, बहुत जगह पे हमें बेसिक एकदम क्लियर नहीं होता, तो शुरुआत हमें हमेशा बेसिक से करना चाहिए, तब क्वेश्चन लगाने के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो ये तो क्या, पैसा रिसीव का एंट्री, तुम्हारा फर्स्ट कॉल भी हो गया। अब बच्चा हमारा क्या, फाइनल कॉल। तो सेम एंट्री रहेगा, सिर्फ यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट कॉल लिखा है वहां पे क्या आ जाएगा, फाइनल कॉल जाएगा। तो शेयर फाइनल कॉल, सेकंड कॉल भी लिख सकते हैं बट ठीक है, ब्रैकेट में 1000 शेयर पे कितना है 40 मैंने लिखा है, तो वहां कितना हो जाएगा, अब 10 रुपीज है उसका रेट, डेबिटेड कितना हो गया 10,000 टू शेयर कैपिटल 10,000 एंड लास्ट एंट्री इसके बदले पैसा मिल जाना है, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फाइनल कॉल 10,000। देखिए होता क्या है ना, ये जो मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखा ना, ये इसलिए लिखा क्योंकि हम जब क्वेश्चन लगाएंगे तो इधर पता होना चाहिए ये हमारा किस पे था, ये हमारा एप्लीकेशन पे है, ठीक, ये हमारा अलॉटमेंट पे था, ये हमारा फर्स्ट कॉल पे है और ये हमारा फाइनल कॉल पे है। अब ये तो एंट्रीज है, अब इसमें हमें पार का और प्रीमियम में क्या फर्क आने वाला है, सारे चीजें सेम है, सिर्फ पार में क्या था कि यही जो मैंने पूरा लिखा नहीं, पूरा केस कंप्लीट, ये पूरा पार का है, कुछ भी अलग नहीं है, पार का ये केस है। बट पार में और प्रीमियम में सिर्फ इतना सा फर्क है कि प्रीमियम में क्या था, पहले इसको देख लीजिए, ये पार का है, अब इसमें कुछ चेंजेस करेंगे प्रीमियम को बताने के लिए। तो यहां तो ठीक था, अब क्या हो अगर हम इतना जोड़ दें कि अलॉटमेंट के टाइम पे हमें 10 रुपीज का क्या चाहिए, प्रीमियम क्या चाहिए, तो अब होगा क्या, अब कब चाहिए, अलॉटमेंट के टाइम पे, तो ऑब्वियस सी बात है जब चाहिए वहां पे ही कुछ अलग होने वाला है, बाकी जगह सेम रहेगा। तो अगर एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल में कोई दिक्कत नहीं है, तो जो ये एंट्री था एप्लीकेशन का, फर्स्ट कॉल का, फाइनल कॉल का, वो सेम रहेगा प्रीमियम के लिए भी। किसके लिए, प्रीमियम के लिए। तो फिर फर्क क्या आने वाला है, फर्क आएगा अलॉटमेंट के टाइम पे, क्योंकि प्रीमियम उसी जगह पे जोड़ा जा रहा है। इस बात को याद रखना है
कि ये जो प्रीमियम का एंट्री है वो हम दिखाते हैं ट्रांसफर के टाइम पे। तीसरा चौथा, इन दोनों में से चौथा एंट्री क्या है, वो पैसा रिसीव करने का एंट्री है। तो हम क्या बोले अभी, हमें प्रीमियम का अप्रोच दिखाना है पैसा रिसीव के टाइम पे नहीं, पैसे यहां जो है ना, ये जब हम ट्रांसफर कर रहे हैं उस अलॉटमेंट के अमाउंट को कहां ट्रांसफर कर रहे हैं, शेयर कैपिटल में, तो हमको उस समय प्रीमियम का एंट्री दिखाना है। और बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ हमें करना क्या होता है, ये जो हमें पैसा मिल रहा है 1000 रुपया अलॉटमेंट के 1000 शेयर पे अलॉटमेंट के टाइम पे हम कितना पैसा मांग रहे हैं, दोनों को अगर जोड़ दें तो कंपनी बेसिकली अलॉटमेंट के टाइम पे 40 रुपीज मांग रहा है। अलॉटमेंट के टाइम पे कंपनी 40 रुपए पूरा मांग रहा है, 40 रुपीज, ठीक है। तो कितना हो गया 40,000, जिसमें से 40 रुपीज में से जिसमें क्या है 1000 पे 30 कंपनी कहां मांग रहा है, कहां ट्रांसफर कर रहा है, अब कैपिटल नाम पे। और जो रिमेनिंग 10 रुपीज है उसके लिए नया नाम आएगा जिसको हम प्रीमियम कैप से कह रहे हैं, बट एंट्रीज के टाइम पे इसका नाम बदल जाता है। इसका नाम क्या हो जाएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये नाम याद रखना है। और 1000 शेयर पे कितना रुपए है, 10 रुपीज, कितना जगह है, और बाकी उसका नरेशन। तो ये एक्स्ट्रा जुड़ जाता है हमारा जब क्वेश्चन प्रीमियम का रहता है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। बस हमें करना क्या था, अलॉटमेंट के टाइम पे ये चीज जोड़ना था, सिक्योरिटी प्रीमियम जितना भी दिया रहेगा और जितने शेयर पे रहेगा, और जो अलॉटमेंट है वो बेसिकली उन दोनों को जोड़ के जो मिलेगा 30 10 का 40 हुआ था, 40 बाहर रहेगा। मतलब क्या निकल रहा है कि हमें अलॉटमेंट के टाइम पे कंपनी टोटल 40 मांग रहा है अलॉटमेंट के नाम पे, जिसमें से वो लोगों से कहेगा कि आप 40 मुझे दे रहे हो अलॉटमेंट नाम पे, जिसमें 30 हम आपका ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल के नाम पे जो आपको मिलेगा, 10 हम रख लेंगे प्रीमियम के नाम पे, ठीक। ये तो क्या हमारा पूरा एंट्रीज। अब इसमें दो अप्रोच आता है जिसको हम कहते हैं अंडर एंड ओवर सब्सक्रिप्शन। ये क्या होता है, बहुत सिंपल बात है, इसको ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, इसको इतना ब्रीफ कर देते हैं। यहां पे कंपनी ने कितना इशू किया था पब्लिक को, 1000 शेयर्स, है ना। अब ऐसे केस में क्या होगा, जो पब्लिक है ना, या ठीक है कंपनी 1000 शेयर देने का इच्छा रखा, बट लोगों ने अप्लाई कितना किया वो मैटर करता है। मतलब कंपनी उनको 1000 शेयर इशू करना चाहता है, मतलब कंपनी ने कहा कि ये 1000 शेयर है जो कि हम देने का इच्छा रख रहे हैं। अब लोग भी 1000 शेयर ही एक तरीके से अप्लाई कर दे, ऐसा होता तो है नहीं। ये वैसे ही कुछ है कि अगर मान लेते हैं गवर्नमेंट ने देखा कि भाई मेरे रेलवे में अभी 10,000 सीट, गवर्नमेंट जॉब वाला 10,000 सीट वैकेंट है, तो गवर्नमेंट ने वैकेंसी लाया 10,000 सीट को फिलअप कराने के लिए। तो अब गवर्नमेंट ने इशू किया कि 10,000 रिक्त स्थान हैं रेलवे के पूरे डिपार्टमेंट में जिसको गवर्नमेंट फिलअप करना चाहता है गवर्नमेंट एंट्रेंस लेके। अब जिन लोगों को 10,000 में से कोई एक सीट चाहिए तो सब अप्लाई करते हैं। अब होता क्या इस चक्कर में कि 10,000 तो सीट है, अप्लाई कर देंगे 1,00,000 लोग, होता है इस तरीके से ना, तो उसमें मतलब 90,000 ज्यादा आ गए। अब कंपनी सबको, वो जो गवर्नमेंट है वो सबको नहीं देगा, एंट्रेंस देगा, जो उसमें पास हो दे देगा। तो ये एक लेमन एग्जांपल था। उसी प्रकार कंपनी 1000 देना चाहता है, अब 1000 शेयर देना चाहता है, तो भाई बहुत से पब्लिक है, सब उस कंपनी का शेयर पाना चाहेंगे। तो होता क्या है ना, बहुत बार पब्लिक जब अप्लाई करती है ना उस शेयर को पाने के लिए अप्लाई, तो वो दो केस में कर सकती है। या तो वो अप्लाई कर देंगे ज्यादा, मतलब 1000 कंपनी देना चाहता है बट लोगों ने कितना मांग लिया 1200। या सेकंड केस कि कंपनी अप्लाई जो करेगी, जो फॉर्म सॉरी जो पब्लिक है जो अप्लाई करेगा वो 1000 कंपनी देना चाहता है, लोगों ने अप्लाई कर दिया 700 सिर्फ। तो ये जो 1200 वाला एग्जांपल है इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, क्योंकि जितना कंपनी देना चाहता है लोगों ने उससे अधिक मांग लिया। और जो 700 वाला केस है इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, कि कंपनी जितना देना चाहता है लोगों ने उससे कम मांगा। कम वाला केस मोस्टली बहुत कम होता है, मतलब एग्जाम में कम आता है, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ खास नहीं है। जितना लोगों ने अप्लाई किया
पब्लिक ने, कंपनी उसी पे आगे बढ़ जाता है। लेकिन दिक्कत तब आता है ना जब भाई अगर कंपनी 1000 देना चाहता था, लोगों ने सिर्फ 700 ही अप्लाई किया, तो कंपनी क्या करेगा, अपना पूरा किस्मत मान के उस 1000 में से 300 अपने पास रख लेगा, वापस से मार्केट में इशू नहीं करेगा, और जो 700 वो दे देगा। बट दिक्कत कब आता है, दिक्कत तब आएगा जब ज्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया ना, इनको डील करने में दिक्कत नहीं है, इसीलिए अंडर सब्सक्रिप्शन आसान पड़ता है, क्योंकि वही सब कुछ रहेगा। बस जहां जहां मैंने 1000 लिखा है, बस वहां मुझे क्या कर देना है, 700 लिख देना है। भाई जब कंपनी 1000 देना चाह रहा था, बट लोगों ने 700 ही अप्लाई किया, तो ये जो पूरा मैंने क्वेश्चन का आंसर लिखा है, जहां जहां 1000 लिखा है वहां सिर्फ 700 कर देना है और बाकी सॉल्व कर देना है। तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस बन जाएगा, वो सिंपल है। दिक्कत है ओवर सब्सक्रिप्शन में, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि अब हम जो एक्स्ट्रा 200 लोग यहाँ पे आ गए ना, अब उन्हें कैसे डील करें, उन्हें कैसे सेटिस्फाई करें कि भाई ठीक है, अगर 200 लोग ज्यादा शेयर मांगने आ रहे हैं, मतलब हम लोगों को 1000 शेयर देना चाहते हैं, लोग हमसे 1200 शेयर मांग रहे हैं, अब कंपनी 1000 ही देने का मन बनाए, वो 200 और नहीं देगा, तो किस प्रकार कंपनी एडजस्ट करता है उस एक्स्ट्रा शेयर होल्डर्स को शेयर देने के टाइम पे, उसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं प्रो राटा एडजस्टमेंट, जिसको भी हम बताएंगे आगे चल के। अभी मैंने सिर्फ ये ओवर एंड अंडर सब्सक्रिप्शन का बेसिक जो था अंडरस्टैंडिंग बताया। ये जो ओवर सब्सक्रिप्शन था, जिसको कंपनी एडजस्ट करता है प्रो राटा के बेसिस पे, ये कैसे होता है वो हम बताएंगे, तो न्यूमेरिकल लगवाएंगे। फिलहाल ये बातें भी याद रखना आप लोगों को न्यूमेरिकल लगाते वक्त। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और वो हमारा नेक्स्ट स्टडी रहेगा कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये क्या होता है, बहुत बार क्या होता है, कंपनी सिर्फ पैसा पाने के लिए ही शेयर्स इशू करे, ऐसा नहीं है। बहुत बार क्या होता है, कंपनी को कुछ पेमेंट करना है किसी को, मान लेते हैं कि मैंने 2 एग्जांपल लिखा है कि कंपनी को पेमेंट करना है प्रमोटर। प्रमोटर कौन होता है, वो पर्सन जो कंपनी के फॉर्मेशन में कंपनी को सपोर्ट करता है, कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाता है, कंपनी के एक तरीके से होता है ना, क्या बोलते हैं, फाउंडेशन के तौर पे वो एज अ प्रमोट करता है। तो ऐसे पर्सन को भी कंपनी पे करता है। अब या तो कंपनी को हैंड टू हैंड कैश पे कर दे, जो कि हो सकता है कर दे। बहुत बार कंपनी उनको पे नहीं करना चाहिए, कंपनी कहता है ठीक है भाई, आप पैसा मुझसे मत लीजिए, या पैसा आपको नहीं दे पाएंगे हम, आप मेरे कंपनी का ही शेयर्स ले लीजिए, 10% 5% शेयर ले लीजिए। अगर 1000 शेयर है तो 1000 का 10% 100 शेयर, तो आप 100 शेयर ले लीजिए, आपका हिसाब किताब क्लियर। अब वो 100 शेयर जितने का है, मान लीजिए एक शेयर अगर 500 रुपए का है, तो 100 शेयर 5000 का हो गया, 5000 हो गया, 500 शेयर 50,000 का हो गया। तो मतलब इस तरीके से कंपनी क्या करेगा, पेमेंट कर देता है प्रमोटर्स को। इसका एंट्री क्या होता है, आपको एंट्री पे ध्यान देना है कि जब भी कंपनी पे करता है किसको, प्रमोटर को, क्या चीज, शेयर्स, बाय इशूइंग, क्योंकि ये पता है ये 1 मार्क्स में आ जाता है बहुत बार। तो ऐसे केस में क्या होता है ना, जो एंट्री बनेगा उसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट टू। जब जब हम शेयर देते हैं तो शेयर कैपिटल कहां लिखाता है, क्रेडिट में। कहां लिखाता है, क्रेडिट में। तो यहां क्या लिखाएगा, टू शेयर कैपिटल। और ये दिया किस जा रहा है, प्रमोटर को। किस बात का दिया जा रहा है, कंपनी के फॉर्मेशन के एक्सपेंस के तौर पे। इसीलिए बहुत जगह पे क्या होता है ना कि जो लिखा है मैंने इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, मतलब कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना, कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाना, या कंपनी के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करना। भाई कंपनी के पार्टिसिपेंट था ये एक्स प्रमोटर, तो उसके पार्टिसिपेंट होने की वजह से कंपनी को पे कर रहा है। बट पे कैसे कर रहा है, कैश नहीं दे रहा है। मतलब कैश दिया होता तो हम क्या लिखते हैं, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट ऑन डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ये लिखे होता है। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ये लिखे होते हैं। बट यहां पे क्या है, पैसा नहीं दिया जा रहा है, तो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, बिकॉज शेयर्स दिया जा रहा है। हो सकता है कि यहां एक बात और भी है, जब हम पे करते हैं प्रमोटर को ना, तो वहां पे
ये जो पूरा डिवीजन था एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉस्ट कितना लंबा चौड़ा नहीं होता है, यहाँ पे एक बार में दिया जाता है। अगर 1000 शेयर, एक शेयर 100 रुपए का है और कंपनी प्रमोटर को 10 शेयर दे रहा है, कितना दे रहा है 10 शेयर, 1000 शेयर सॉरी एक शेयर 10 रुपए का है, 100 रुपए का है और कंपनी उनको कितना दे रहा है 10 शेयर्स, तो मतलब कंपनी कितना दे दिया प्रमोटर को 1000 रुपए। ये एंट्री था प्रमोटर के केस में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में आता है। अब इसके अलावा हमें ये भी समझना है कि अगर हम असेट्स को परचेज कर रहे हैं तो उस केस में असेट में क्या होता है ना, बहुत बार कंपनी दूसरे कंपनी को एक्वायर करता है, या बहुत बार मतलब जब भी हम बात करते हैं कंपनी अगर कंसिडरेशन पे कर रहा है अदर देन कैश, तो इसमें दो सिचुएशन आएगा, या तो कंपनी कोई असेट परचेज कर रहा है असेट्स, या फिर कंपनी पूरा अदर फॉर्म दूसरे फॉर्म को ही परचेज कर रहा है। तो अगर असेट्स परचेज कर रहा है और उसके बदले पेमेंट करना है, पहले बात एक आप पूछते हैं, अगर मान लीजिए हम असेट परचेज करते हैं, मेरा एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, हम क्या कर रहे हैं मोहन लिमिटेड से असेट्स परचेज किए हैं, तो एंट्री पर क्या होगा, हमारे पास मशीन आ रहा है तो मशीन अकाउंट डेबिटेड, और ये हमने लिया किससे है मोहन से, तो टू मोहन लिमिटेड अमाउंट लिखा आ जाएगा। ठीक, अब होता क्या है ना कि हम क्या कर रहे हैं उस मशीन का पेमेंट हमें करना है, तो एंट्री कैसे होगा, अगर मार्जिन पेमेंट किए होते हैं इसके जस्ट बाद, तो एंट्री क्या होता, एक मिनट यहां पे चीजें गड़बड़ हो जाएगा, स्पेस कम है, ध्यान से दिखाते हैं। देखिए पहले इसकी बात कर रहे हैं असेट्स वाला केस, अगर हम इफ मशीन इज परचेज ₹10,000 या 1 लाख कर लेता है कि 1 लाख का मशीन परचेज किया गया है, तो एंट्री क्या होगा, परचेज किससे किया गया फ्रॉम मोहन लिमिटेड कंपनी, तो पहले इसका एंट्री क्या होगा, एंट्री होगा हमारे पास क्या है मशीन असेट्स होता है, जब भी असेट्स आएगा या मशीन बढ़ेगा तो डेबिट होगा, तो मशीन अकाउंट डेबिटेड टू परचेज किससे कर रहे हैं मोहन से, और जब परचेज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है मोहन हमारा क्रेडिटर है, लायबिलिटी है और वो इंक्रीज कर रहा है, तो कहां लिखाएगा नीचे, तो टू मोहन लिमिटेड कितना है ये 1 लाख हो गया। अब बहुत बेसिक बात है, अगर यहां पे शेयर्स का कॉन्सेप्ट नहीं रहता और बेसिक 11th क्लास की बात कर रहे हैं, अगर मुझे पेमेंट करना होता मोहन को तो कैसे एंट्री होता, पहले मुझे मोहन का नाम कैंसिल करना है, मैंने अभी बताया था कोई नाम कैंसिल करना है तो रिवर्स पोस्टिंग कर देते हैं, तो जो नाम ये क्रेडिट में है उसको ऊपर ले आते हैं, तो हो जाएगा मोहन लिमिटेड टू, अगर हम पे किए होते हैं क्या होता टू बैंक अकाउंट कितने से 1 लाख जितना अमाउंट हमारा है। अब ये तो बेसिक एंट्री होता है अगर पेमेंट की होते कैश में, लेकिन यहां मेरा सीखना है कि हम यहां पे पेमेंट नहीं कर रहे हैं, यहां लिखा भी है कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब क्या हो रहा है हम कैश नहीं दे रहे हैं, हम उनको पे कर रहे हैं शेयर्स को देके, तो सिंपल है पैसा मेरे पास जा नहीं रहा तो टू बैंक तो लिखाएगा नहीं, हमारे पास शेयर्स जा रहा है, और मैंने कहा था जब जब शेयर्स जाएगा तो शेयर कहां लिखाएगा नीचे, तो कैसे आएगा टू शेयर कैपिटल, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इसमें क्या है ना कि जो अमाउंट है शेयर का वो मैंने एक बार लिखा, बिकॉज जब जब हम कंसिडरेशन की बात करते हैं वहां पे वो जो डिवीजन था उस तरीके से करते नहीं, वो पैसा एक बार में दिला जाता है। ये तो था जब हम असेट्स को परचेज कर रहे हैं, ठीक, बड़ा सिंपल एंट्री था। लेकिन बहुत बार क्या होता है ना कि हम पूरा फॉर्म को परचेज करते हैं, अब ऑब्वियस बात है हम अगर दूसरे फॉर्म परचेज करेंगे दूसरे फॉर्म को, तो हमें उस दूसरे फॉर्म का असेट्स और लायबिलिटीज सब कुछ मिलेगा हाथ में, मतलब हमारे साथ असेट्स और लायबिलिटीज एक साथ सब कुछ आएगा। तो ऐसे केस में ये जो एंट्रीज है वो कैसे बनता है पहले उस पर बात कर लेते हैं। हालांकि मुझे एक बात और बताना था, ये जो मैंने बताया ये केस कि 1 लाख का था, 1 लाख में शेयर दे दिए, इसको 1,10,000 कर देते हैं, 1,10,000
10,000। तो होता क्या है ना, ये तो मैंने जो केस बताया ये बेसिकली पार का केस है। किसका केस है? पार का। कि मतलब हमने मोहन को शेयर्स दिया पार के केस में, मतलब जितना था अमाउंट उतना दे दिया, काम खत्म। लेकिन ऐसा हर बार वो जरूरी नहीं है। हो सकता है कि मशीन खरीदते वक्त हमने मोहन को ये ऑफर किया कि भाई आपको हम पैसा नहीं देंगे, शेयर्स देंगे, लेकिन शेयर्स देंगे किस पे? ये पहला केस था, ये कौन सा केस था? पार। अब इसी केस में इसको देख लीजिए, इसी केस में स्लाइड चेंज करते हैं। चेंज क्या करते हैं? पार सिंपल होता है, अब क्या चेंज करते हैं कि अब यहां पे हम लेते हैं प्रीमियम केस, कि कंपनी ने कहा हम आपको शेयर्स देंगे और उस पेमेंट के बदले लेकिन प्रीमियम पे देंगे। और कैसे प्रीमियम देंगे? उसमें लिखा रहेगा इस तरीके से कि जो शेयर है हमारा वो ईच शेयर कितने का है? फेस वैल्यू, मतलब उसका फेस वैल्यू हम मानते हैं 100 रुपए है, और उस पे हमने प्रीमियम रखा है कितना? 10% का। कितना रखा है? 10% का। अब ये जो प्रीमियम जोड़ दिया गया इसमें, अब मैंने बताया सुबह जब जब प्रीमियम देगा तो ये नाम तो पक्का आएगा। नाम क्या लिखा था? टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये पार केस नहीं है, अब मैंने बदला है। कौन सा केस दिया मैंने? प्रीमियम। अब इसमें ये होता है ना कि जब भी अगर प्रीमियम वाला केस दे दिया तो ऑब्वियस ही बात है यहां पे अब चीजें बदलेगा। नीचे क्या जुड़ जाएगा? टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। मोहन का नाम जितने से है वो उतना ही रहेगा, उसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि अब इन दोनों का अमाउंट बदलने वाला है। कैसे? पहले ये देख तो लें कि कंपनी उस 1,10,000 के मशीन के अमाउंट के बदले कितना शेयर कंपनी दे रहा है उस मोहन को। तो वो चेक कैसे करते हैं? नंबर ऑफ शेयर कंपनी कितना दे रहा है उसको कैसे निकालेंगे? टोटल अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन, जितने का कंसिडरेशन अमाउंट है, अपॉन में टोटल वैल्यू ऑफ वन मतलब ईच शेयर। अगर प्रीमियम है तो सब जोड़ जाड़ के जो शेयर का कीमत आएगा एक शेयर का वो नीचे लिखाता है। तो अगर इस अप्रोच की बात करें तो यहां पे हमारा टोटल जो अमाउंट है कंसिडरेशन का वो कितना था? 1,10,000 अपॉन में टोटल फेस वैल्यू कितना हमारे पास है? 100 फेस वैल्यू प्लस अगर जोड़ दे प्रीमियम कितना हो जाएगा? ये 110। सॉल्व करो कितना आएगा? ये हमारा आएगा 1000। तो मतलब कंपनी नंबर ऑफ शेयर कितना इशू कर रही है? कंपनी इशू कर रही है 1000 शेयर, जिसके बदले वो 100 रुपया कैपिटल के नाम पे, मतलब 100 रुपया पर शेयर तक कैपिटल का, जो कि हो जाएगा 1,00,000, और उसमें से 1000 रुपए पे, मतलब 1000 शेयर पे 10 रुपीज किसका था? ये इसको 100 रुपए 1000 आया, 1000 यूनिट। मतलब कंपनी 1000 शेयर दे रही है, जिसमें से 10 रुपीज चला जाएगा प्रीमियम नाम पे, 100 रुपया चला जाएगा कैपिटल के नाम पे, और जो मोहन का नाम था वो कितने से था? 1,10,000। तो ये जुड़ जाता है जब प्रीमियम वाला केस रहता है। डिस्काउंट वाला केस आ सकता है, वो भी जान लेते हैं। अच्छा पहले इतना आप लोग ध्यान देना है कि ये कैसे हुआ है। डिस्काउंट वाला केस एग्जाम में आएगा नहीं, तो उसकी निश्चित रहिए। बस ये दो केस समझिए, पार एंड प्रीमियम। अब इसी तरीके से अप्रोच हमारा ये भी रहता है कि अगर हम पूरे फॉर्म को परचेज करते हैं तब क्या होता है। मैंने भी जस्ट बताया जब फॉर्म परचेज करते हैं तो उसमें असेट्स और लायबिलिटीज ये सब एक साथ आता है। तो जाहिर सी बात है अगर हम किसी फॉर्म को परचेज कर रहे हैं तो उस फॉर्म का हमको असेट्स और लायबिलिटी दोनों साथ मिलेगा। तो ऐसे केस में एंट्रीज कैसे बनेगा? यहां तो हमें सीधा मोहन से क्या परचेज किया? सिर्फ मशीन, तो एंट्री बड़ा छोटा सा था, है ना। लेकिन अब जब किसी कंपनी को परचेज करेंगे, अदर फॉर्म को परचेज करेंगे, तो चीजें बहुत हद तक बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं कि हमने एक कंपनी परचेज किया, वी हैव परचेज अ
कंपनी जिसके की असेट्स क्या क्या थे, डेप्टर था 10,000 का, बिल्स रिसीवेबल था 5,000 का, उसके बाद बिल्डिंग था 1 लाख का, इतना बहुत है, ठीक है। लायबिलिटीज था, इसमें क्रेडिटर लेते हैं एग्जांपल, ये करीब था 10,000 का, उसको करते हैं 7,000, और ठीक है एक बहुत है, एक और लेते हैं बिल्स पेबल, ये था मान लेते हैं 5,000 का, 4,000 का लेते हैं। एंड हमने जिस कंपनी को खरीदा है, मान लो उसका नाम क्या था, XYZ लिमिटेड, जिसको कि हमें प्राइस कंसिडरेशन कितना पे करना है, 5 लाख, ठीक है। मतलब हमें उस कंपनी को 5 लाख रुपए देना है, ये हमारा पूरा अप्रोच। जैसे आता ना मोहन मुझे कितना देना था, 1,10,000, उसी प्रकार हमको XY लिमिटेड को कितना देना है, 5 लाख। अब ये तुम्हारा बेसिक है, इसका सबसे पहला एंट्री क्या बनेगा, मतलब जो मेन एंट्री होता है कंपनी को परचेज करते टाइम, वो एंट्री पहले क्या बनेगा, तो पहले वो समझते हैं। और वो बताने से पहले थोड़ा 11th क्लास रिकॉल करते हैं, वहां पे हमारा एक अप्रोच था ओपनिंग एंट्री, जो हम पढ़े थे जनरल एंट्री चैप्टर में। तो वहां पे क्या हमने पढ़ा था, जब भी हम परचेज करते हैं किसी दूसरे फर्म को, तो उसमें जो असेट्स है वो जाएगा डेबिट में, जो लायबिलिटीज है वो आएगा क्रेडिट में। तो यहाँ जो भी असेट्स है, तो मैंने कहा जानबूझ के लिखा अलग अलग, एग्जाम में मिक्सअप कर सकता है। तो उस केस में ये थोड़ा ध्यान देना है कि असेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, इसको आइडेंटिफाई और अलग अलग हमको पता होना चाहिए क्या होता है। एंड उसकी इंपॉर्टेंट बात, लायबिलिटीज को कहां पुट करना है, असेट्स को कहां पुट करना है, बस याद रखना है। असेट्स कहां पुट होगा, डेबिट में, तो जितने हमारे असेट्स हैं, डेब्टर दिया हुआ पे है, बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ है, एंड बिल्डिंग दिया हुआ है, ये सब हमें कहां रखना है, डेबिट में। कितना दिया हुआ है, 10,000, 5,000 एंड 1 लाख। और नीचे क्या करेगा, 2 लायबिलिटीज आएगा। क्या क्या लायबिलिटीज है, क्रेडिटर है, उसके बाद बिल्स पेबल है, और ये जो XYZ का नाम है, XYZ लिमिटेड, जो कि हमारा एक तरह से प्राइस कंसिडरेशन का अमाउंट है, वो भी यहां पे आएगा। तो इन सब का अमाउंट कितना कितना लिख देते हैं, क्रेडिटर में कितना था 7,000, बिल्स पेबल 4,000, एंड ये हमारा था 5 लाख। अब एक गड़बड़ क्या है ना, कि अगर दोनों को बैलेंस देखा जाए, यहां देखो दोनों सेम था, है ना, डेबिट और क्रेडिट सेम आना चाहिए। यहां देखा जाए, यहां जो लिखा है डेबिट में और जो लिखा है क्रेडिट में, दोनों अलग अलग है। 10,000, 5,000, 1 लाख हो जाएगा 1,15,000, 7,000, 4,000, 5 लाख, कितना हो जाएगा 5,11,000। तो मतलब यहां लिखा है 5,11,000, यहां लिखा है 1,15,000, ये तो अलग हो गया ना। और कितने से अलग आ रहा है, बैलेंस अगर किया जाए 5,11,000, 2,15,000, कितना है भाई, नहीं 2 लाख है, सॉरी 2,96,000, इतनी आएगा, ठीक। तो मतलब ये 2 लाख का डिफरेंस आया, और डिफरेंस कहां आ रहा है, जहां छोटा है तो ऊपर आया ना 2,96,000 का। अब बैलेंस अगर ऊपर आ रहा है, क्या आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर, तो उस बैलेंसिंग फिगर को एक नाम देते हैं, नाम क्या देते हैं, गुडविल। क्या बोलते हैं उसको लोग, गुडविल। ये बैलेंसिंग निकालना पड़ता है, इस बात बहुत ध्यान देना है। अब कोई बच्चे कह सकता है अगर मान लीजिए बैलेंस नीचे आया होता तो, मतलब ऊपर जो लिखा है जो नीचे लिखा है, उस केस में ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, तो बैलेंस नीचे आएगा। तो अगर बैलेंस नीचे आया होता तो उसको बोलते हैं टू कैपिटल रिजर्व। क्या बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व, बट वो भी आ सकता था, ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। अब ये तुम्हारा पहला एंट्री हो गया। नेक्स्ट एंट्री क्या है, वही सेम चीज, हमें इस 5 लाख के बदले हमें XYZ को क्या करना है, पे करना है।
तो जो मैंने यहां बताया था पार एंड प्रीमियम केस वही यहां पे लग जाएगा। बस यही ध्यान रखना है कि उसको पे करते वक्त अगर पार में कर रहे हैं तो ये पूरा 5 लाख पे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर प्रीमियम केस है तो ये ध्यान देना है कि प्रीमियम क्या हो जाएगा, वहां पे हम पहले नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर जो मैंने यहां बताया था। उसके बाद ये जो एंट्री है इस प्रकार सेम तरीके से हो जाएगा। तो ये तो एक पूरा अंडरस्टैंडिंग था अबाउट ये वाला प्राइस कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला। कॉस्ट इन एरियर, कॉस्ट इन एडवांस हम बताएंगे जब क्वेश्चन लगवाएंगे, तो उसी तरह वहां बता दिया जाएगा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ओवर सब्सक्रिप्शन प्रोराटा पे कैसे एडजस्टमेंट करते हैं और फिर फोरफीट कैसे करते हैं, अब इससे बात कर लेते हैं। हालांकि जो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है ना, इसको हम सोच रहे डायरेक्टली बताएं क्वेश्चन के टाइम पे। एंड फोरफीट का मतलब क्या होता है ना, अभी तक हम लोगों ने सीखा है शेयर्स को देने का अप्रोच कि हर बार दिया जा रहा था। फोरफीट का मतलब होता है शेयर को वापस ले लेना। ठीक, वापस कैसे ले रहे हैं, जो हमने शेयर उनको दिया नीचे लिखे टू शेयर कैपिटल वो वापस उनसे ले लेंगे, सिंपल। हाँ, लेकिन फोरफीट के टाइम पे दो सिचुएशन होता है। पहले फोरफीट करते क्यों है, जब वो पैसा नहीं देते हैं। हमारे पास इन 4 केसेस में मान लेते हैं लोगों ने पैसा दिया हंसते खेलते एप्लीकेशन का, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो नीचे अगर नहीं देंगे तो क्या होता है, कंपनी के पास पूरा अधिकार है कि वो हमारा शेयर्स वापस हमसे ले लेगा और वो फोरफीट कर देगा। मतलब हमें फोरफीट करना मतलब कि शेयर हमारा वापस ले लेगा और मेरा पैसा में डूब जाएगा। ये वैसे ही कुछ है कि हमने एक इन्वेस्ट फॉर्म के लिए पेमेंट करना था, मैंने हाफ पे किया, बाकी हाफ जब करना था डेडलाइन बीत गया, पे ही नहीं किया, तो गवर्नमेंट क्या करता है, साइड बंद कर देता है कि भाई कहानी खत्म, अब अगली बार ट्राई करिएगा। तो ये वैसे ही कुछ है कि फोरफीट में कंपनी वापस ले लेता है। और जब फोरफीट होता है तो मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज है, तो बार में फोरफीट हुआ होगा या फिर प्रीमियम में। दोनों में से हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, प्रीमियम वाला। तो हम जो क्वेश्चन पिकअप करेंगे वो प्रीमियम वाला ही बताएंगे। एंड उसके बाद री इशू, तो ओवर सब्सक्रिप्शन, री इशू कैसे करते हैं एंड फोरफीट कैसे करते हैं, ये सब हम बताएंगे क्वेश्चन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, नया क्वेश्चन को लेते हैं जिसमें सब कुछ एक साथ डिस्कस करेंगे। एंड जो हम लोग अभी तक इतने देर में पूरी बातें सुने समझे पढ़े उसको पूरा कंक्लूड करेंगे एक न्यूमेरिकल लगवा के, जो कि बहुत हद तक इस पूरे चैप्टर को कंक्लूड कराएगा, ताकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो एटलीस्ट हम उसको अटेम्प्ट कर सकें, गलत तो ना करें। गलत अगर हो भी जाए तो एटलीस्ट अटेम्प्ट तो कर ही एंडिंग तक, ताकि वो टीचर को स्टेप 1 दे ही दे। और सबसे इंपॉर्टेंट, एंट्रीज के टाइम पे कौन सा वर्ड कहां लिखाएगा इसमें गलती ना होने पाए। ठीक है, तो इसको देखिए फिर क्वेश्चन लिखवाते हैं। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सवाल लिया है क्वेश्चन नंबर 54। ये बेसिकली डीके गोयल का क्वेश्चन है। आप चाहे तो अपनी किताब में इसको देख सकते हैं, होप सो 54 ही होगा या फिर उसके आगे पीछे होगा 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, इसी के आसपास देखेंगे तो ये सवाल मिल जाना चाहिए, जितना मुझे उम्मीद है। अब मैंने सवाल में क्या क्या चीजें रखा है और ये सवाल अपने आप में बहुत कुछ कवर कर लेता है, हमारे पूरे शेयर्स का जो अप्रोच था जो मैं अभी तक पढ़ा उसको क्लियर करा देता है। तो देखते हैं, पहले सवाल पढ़ते हैं फिर आगे बात करते हैं। क्या क्या इसमें लिखा है, बेली क्लॉथ माइल लिमिटेड एक कंपनी है जिसका कि पैसा अरेंज करने के लिए उन्होंने क्या किया है, शेयर्स इशू किया है। कितना इशू किया है, 10,000 शेयर्स। हर एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपया एक शेयर का, और उसमें कितना वो एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, प्रीमियम 10 रुपीज। क्वेश्चन पार का भी हो सकता था बट मैंने प्रीमियम वाला केस लिया। एप्लीकेशन पे कितना मांग रहे हैं वो, 50 रुपीज। मैंने कहा था ना कि वो डिवाइड किया था, पैसा एक बार में नहीं मांगा जाता, तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में लिखा रहता सब कुछ, मैंने क्वेश्चन को ब्रीफ में लिखा है सिर्फ। एप्लीकेशन 50, 35 अलॉटमेंट जिसमें कि प्रीमियम जुड़ा हुआ है, ध्यान देना है, इंक्लूडिंग प्रीमियम से लिखा हुआ है, तो ये सब कंडीशंस है और कुछ नहीं। कॉस्ट का 25 रुपया। अब थोड़ा समझ लेते हैं इंक्लूडिंग मतलब क्या हुआ, कितना प्रीमियम है, 10 रुपीज। तो इस 35 में 10 तो है प्रीमियम, तो कितना रह गया, अलॉटमेंट कितना हो जाएगा फिर यहाँ पे, 25। मतलब हमारा इसमें 25 क्या है अलॉटमेंट अमाउंट एंड 10 क्या है प्रीमियम, ध्यान देना है। इसमें हमारा 25 क्या है अलॉटमेंट का और 10 क्या है प्रीमियम का, ठीक है। एंड बाकी 25
कॉल हो गया, चाहे तो हम लोग अपना क्रॉस चेक कर सकते हैं, 50 एप्लीकेशन, 25 अलॉटमेंट एंड 25 कॉल, तो 50 25 25 कितना हो गया, 100 हो गया, और 100 फेस वैल्यू था एंड 10 रुपीज हमारा प्रीमियम हो गया। अब पब्लिक ने क्या किया ना, कंपनी देना चाह रहा 10,000 शेयर, लोगों ने कितना अप्लाई कर दिया, 15,000, तो ये कौन सा केस हुआ, ये हुआ ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। ठीक, अब कंपनी क्या कर रहा है, उस पूरे 15,000 वो दे तो पाएगा नहीं, बिकॉज कंपनी 10,000 ही देना चाहता था, तो उन 10,000 को कैसे कंपेंसेट करे, तो क्या डिसीजन लिया गया, 2500 वालों को रिजेक्ट करना है, मतलब उनको नहीं देना है, उनको वापस भेज देना है, एंड बच जाएंगे, यहां कितने बचे, आउट ऑफ 15,000 इफ 2500 को रिजेक्ट किया, कितने बच गए, 12,500। तो इस 12,500 वालों को हमने प्रो राटा के बेसिस पे क्या किया, शेयर्स को अलॉट किया। ठीक, कैसे भी प्लान दिखाते हैं, फिर इसमें कंडीशन आ रहा है, इसमें ए पर्सन है, ए जो कि बेसिकली जिसको कंपनी ने 400 शेयर अलॉट किया था, अप्लाइड नहीं, अलॉट, अप्लाइड का भी केस है बट अभी फिलहाल एक सीखते हैं, अलॉटेड, जिसने पैसा नहीं दिया दो चीजों का, आउट ऑफ दीज 3 उसने पैसा एप्लीकेशन का दिया बट अलॉटमेंट का एंड कॉल मनी का उसने पैसा नहीं दिया। फिर कंपनी ने क्या किया, उस वजह से कंपनी ने मिस्टर ए से शेयर जो उसको दिया था एप्लीकेशन के टाइम पे, वो कंपनी ने फोरफीट कर दिया, मतलब वापस ले लिया, और उसी शेयर को, कंप्लीट शेयर को री इश्यू भी कर दिया किसी और पर्सन को। कितने में कर दिया, 105 में। तो एक बार पहले पे सवाल देख लीजिए, फिर सवाल लगाते हैं इसको ढंग से। ओके, तो अब यहां पे मेन बात क्या है ना, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना, चीजों को बहुत सिंपल रखना है। हम लोगों ने पूरा जो बेसिक क्राइटेरिया था शेयर्स को इशू कराते वक्त का, चाहे वो बार हो चाहे वो प्रीमियम हो, हमने वो समझा। तो इसका जो बेसिक हमारा एंट्री है, शुरुआत वहां से करते हैं बिना परेशान हुए। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। कुछ टीचर्स इसके क्वेश्चंस को लगवाते वक्त टेबल बनवाते हैं या फिर इसका जो वर्किंग नोट है बहुत कॉम्प्लिकेट करा देते हैं, बच्चों को टफ लगता है, बहुत हार्ड लगता है, लेंथी लगता है। हम इस चीज को जितना हो सके एकदम सिंपलेस्ट एंड एकदम आसान बनाने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। अगर हम इशू कर रहे हैं तो एंट्री सबसे पहले किसका होगा, एप्लीकेशन का, और मैंने पूरा एंट्रीज बताया था ना, तो ध्यान देना है। पहला एंट्री किसका रहेगा, एप्लीकेशन का, और मैंने बताया था कि एप्लीकेशन के टाइम पे पैसा पहले मिलता है उसके बाद शेयर्स देते हैं। तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड। ये पैसा किस बात का आ रहा है, शेयर एप्लीकेशन। देखिए एंट्री पूरा वही है जो मैंने बताया था इसके पहले, कुछ भी नहीं बदलेगा, तो बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। अब अमाउंट लिखते हैं। हमें जो पैसा मिल रहा है एप्लीकेशन के टाइम पे, भले कंपनी 10,000 शेयर इशू करना चाहा था, लेकिन लोगों ने 15,000 शेयर अप्लाई किया, तो ऑब्वियस ही बात है लोगों ने 15,000 शेयर पे पैसा दे दिया होगा एप्लीकेशन के टाइम पे। दोबारा सुन लीजिए, 15,000 शेयर्स पे लोगों ने एप्लीकेशन के टाइम पे एप्लीकेशन का पैसा दिया होगा, तो मतलब कंपनी के पास 15,000 शेयर के ऊपर एप्लीकेशन का पैसा मिल गया होगा। यस और नो? क्योंकि होता क्या है ना, भले ही अभी कंपनी उसको एडजस्ट करेगा 10,000 के अंदर प्रो राटा के बेसिस पे, बट फिलहाल तो एप्लीकेशन के टाइम पैसा मिल गया ना 15,000 शेयर्स पे, तो कितना पैसा आएगा, डायरेक्ट लगाते हैं, कितना आएगा, 225 एंड 40, 22540। ये हमें पैसा मिला कब, एप्लीकेशन के टाइम पे। यही पैसा अब हम ट्रांसफर करने जा रहे हैं उनको शेयर्स को देखिए। अब सेकंड एंट्री बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब क्या होने वाला है ना, हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, अगर ये क्वेश्चन प्रो राटा का नहीं होता, कंपनी 10,000 के बजाय सच में 15,000 शेयर ही इशू कर रहा होता, मतलब कोई वो प्रो राटा केस है ही नहीं, कोई ओवर सब्सक्रिप्शन है ही नहीं, तब ये नॉर्मल केस हो गया। अगर जितना कंपनी इशू करना चाहे उतना लोगों ने अप्लाई भी कर दिया, तो ये बैलेंस हो गया ना, बराबर हो गया। तो ऐसे केस में लोग नॉर्मली क्या करते थे, इसके पहले जो मैंने एंट्रीज बताया था, इसको रिवर्स करते थे शेयर एप्लीकेशन, और इसको हम लोग ट्रांसफर कहां करते थे, शेयर कैपिटल में। अब डेबिटेड बाई 2,22,50,000 22,00,000 ये लोग करते थे ना। बट जस्ट बिकॉज ये क्वेश्चन हमारा किसका है,
ओवर सब्सक्रिप्शन का। अब कंपनी ने ये कहा है कि भाई वो पूरा 22,50,000 पाने के बाद उसके बदले शेयर कैपिटल नहीं दे सकता क्योंकि कंपनी के पास शेयर्स लिमिटेड है। एप्लीकेशन के टाइम पे भले ही पैसा इतना मेरे हाथ में तो आ गया, कंपनी के हाथ में आ गया, बट कंपनी पूरा पैसा लोगों को नहीं दे सकता, शेयर के बदले शेयर्स नहीं दे सकता पैसे के बदले। कंपनी ने कहा कि भाई हम आपको सिर्फ और सिर्फ 10,000 पे ही देंगे। मतलब उस पूरे पैसे में से कंपनी कंसिडर करेगा ओनली उसी अमाउंट को जो कि 10,000 के बिहाफ पे बनेगा एप्लीकेशन का। कितना बनेगा ये हमारा बनेगा, मैंने मल्टीप्लाई से किया है ना, नहीं मैंने मल्टीप्लाई गलत किया है, 75 होगा, सॉरी। अब ठीक है, 7,50,000। तो कंपनी ने कहा कि भाई इतना हम नहीं दे पाएंगे, हम सिर्फ 5 लाख भी ट्रांसफर करेंगे। कहां पे? शेयर कैपिटल के नाम पे। अब वही सेम दिक्कत, ये बैलेंस तो हो नहीं रहा है ना, तो इसे कैसे एडजस्ट करें? कुछ बातें क्वेश्चन में लिखा है कि कंपनी 2500 वालों को रिजेक्ट कर रहा है, उनका पैसा उनको वापस कर रहा है। अब लॉजिक की बात, पैसा आ रहा था तो डेबिट, बैंक डेबिट में था, ये पैसा जाएगा वापस तो नीचे आएगा टू बैंक। कंपनी क्या कर रहा है? 2500 शेयर पे उनका पैसा उनको रिटर्न कर रहा है, और कितना पैसा उनका मिला? तो मुझे 50 रुपए के हिसाब से। तो जब रिटर्न करेगा तो कंपनी ने कितना रिटर्न कर दिया? 1,25,000। मतलब कंपनी ने 1,25,000 क्या कर दिया? वापस कर दिया उन लोगों का पैसा। अब ऑब्वियसली बात है, यहां बैलेंस जो आएगा वो पैसा क्या होगा? फिर बेसिकली होता क्या है ना प्रोडाटा में, जो पैसा कंपनी एक्स्ट्रा पाता है ना, वो पैसा एक्चुअल में कंपनी यूज में ले लेता है आगे के प्रोसेस के टाइम पे एडजस्ट करने के लिए। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है हमारा? अलॉटमेंट का। तो मतलब कंपनी क्या करेगा ना, इसमें जो पैसा में एक्स्ट्रा मिला, कितना एक्स्ट्रा मिला? बैलेंस अगर करें, बैलेंस तो वो आता है 7.5 लाख, 5 लाख बचेगा 2.5 लाख माइनस 1,25, 1.5 आएगा। ये पैसा कंपनी एक्चुअल में आगे अलॉटमेंट के लिए यूज में ले लेगा। मतलब क्या हो रहा है ना कि जो पैसा कंपनी ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम पे एक्स्ट्रा पैसा पा जाता है, जिसको कि वो रिफंड नहीं करा, जो रिफंड किया तो रिफंड हो गया, बट स्टिल जो पैसा बच जाता है रिफंड करने के बाद, वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा? शेयर अलॉटमेंट में। कैसे निकाला गया? सिंपली जितना कैपिटल मिल जाएगा वो लिख देना है। इफ अगर रिजेक्ट हो रहा है तो उसको लिखना है, रिजेक्ट नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, बट मोस्टली रिजेक्ट दे देता है क्वेश्चन में, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। और फिर जो बचेगा वो कहां चला जाएगा? टू शेयर अलॉटमेंट में। इसी चीज को बहुत टीचर्स बहुत टेबल बनवा के बहुत लंबा चौड़ा करवाते हैं, वो भी ठीक है, बट टाइम टेकिंग होता है। हम लोग इस तरीके से शॉर्ट में सीख सकते हैं। अब जो बच्चे पहली बार देखे हैं तो उनको थोड़ा टफ लगा होगा, बट है सिंपल। अब तीसरी बात, हमारा एप्लीकेशन एंट्री दोनों हो गया, पैसा मिल गया, ट्रांसफर हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री किसका था? अलॉटमेंट का। और मैंने बताया था कि अलॉटमेंट वाले एंट्री में पहले क्या करते हैं? एंट्री पास करते हैं, शेयर ट्रांसफर करते हैं। तो एंट्री क्या था? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। और मैंने कहा था अगर क्वेश्चन में प्रीमियम भी रहेगा तो एप्लीकेशन के टाइम पे प्रीमियम, सॉरी अलॉटमेंट के टाइम पे प्रीमियम भी क्या होगा? जोड़ना पड़ता है एक नए नाम से। मैंने बताया था क्या नाम था? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब इसका अमाउंट कैसे लिखेंगे? ध्यान देना है, अलॉटमेंट पे हम जो नंबर ऑफ शेयर है, अब वो 15,000 भूल जाइए, हमने उसका ट्रीटमेंट कर दिया प्रो राटा के तहत, उसके बेसिस पे। अब हमको सिर्फ 10,000 पे टिके रहना है, तो हमने क्या किया? 10,000 शेयर पे पैसा कितना मांगा है अलॉटमेंट टाइम पे? यहां लिखा है टोटल कितना मांग रहा है? 35 रुपए। तो यहां टोटल से मल्टीप्लाई करते हैं, और उस टोटल में हम कितना ट्रांसफर कर रहे हैं शेयर्स के नाम पे? 25, और कितना ट्रांसफर करेंगे प्रीमियम के नाम पे? 10। तो कैपिटल में जाएगा 25 एंड प्रीमियम भी जाएगा 10। तो मल्टीप्लाई करते कितना आएगा? ये हो जाएगा 3.5 लाख, ये हो जाएगा 2.5 लाख, ये हमारा कितना आएगा नीचे? ये हमारा आएगा 1 लाख।
ठीक। अब इसके बाद हम इस पूरे अलॉटमेंट के अमाउंट की मनी को हम क्या करते हैं, लोगों से पैसा मांगते हैं। तो एंट्री क्या होता है पैसा मांगने का, पैसा आने वाला है तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, और ये पैसा किस बात का है, अलॉटमेंट की बात का है, तो टू शेयर अलॉटमेंट। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, हम एक बार में ही इस पूरे 3.5 लाख को यहां नहीं लिख सकते हैं। मतलब अगर मैं ऐसे लिख दिया 3.5 लाख, ठीक, गलत है, क्योंकि क्या हमको अलॉटमेंट के टाइम पे इतना पैसा मिल रहा है क्या, नहीं, यहां पे कुछ चेंजेस है। कैसे है, बहुत ध्यान समझिएगा। हो यह रहा है ना कि हमें अलॉटमेंट का जो पैसा चाहिए था, कितना चाहिए था, तो यहां दिखाते हैं, देखिए अलॉटमेंट का जो मनी हमको चाहिए, अलॉटमेंट के पैसे की बात कर रहे हैं, वो हमको चाहिए टोटल 3,50,000, ठीक। लेकिन उसमें से हमें कुछ पैसा ऊपर एडवांस के तौर पे मिल चुका है, प्रो राटा के तहत एप्लीकेशन के टाइम पे ही हमको पैसा एक्स्ट्रा मिला था, जिसको मैंने कहा था कि अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। तो जब उतना पैसा मिला है तो अब एडजस्ट किया जाए, क्योंकि लोग दोबारा पैसा क्यों देंगे अलॉटमेंट, जो ऊपर दिए हुए हैं, तो जितना मिल चुका है उसको यहां क्या कर देंगे, माइनस। यह हमको एक्चुअल में एक्सेस मनी रिसीव हो चुका था पहले से ही, कब, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो कितना रह गया मिलना बाकी हमारे पास, माइनस में कितना रह गया, 2,25,000 हमको और चाहिए। अब अगर देखा जाए कायदे से, इसमें से इतना मिल चुका है तो कितना और मिलना बाकी है, 2,25,000, ठीक। लेकिन अभी भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में एक पर्सन है ए नाम का, मिस्टर ए, अभी तुम्हें नाम से ही है लेकिन ठीक है, मिस्टर ए, जिसने कि उस अपने 400 शेयर के बदले अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, कॉल्स का भी नहीं दिया, बट पहले अलॉटमेंट की बात करते हैं। तो अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मिस्टर ए ने पैसा नहीं दिया है तो कंपनी के पास ही पूरा पैसा नहीं आने वाला, कुछ पैसा नहीं मिलेगा। तो मिस्टर ए ने जितना उसका हिस्सा था, कितना शेयर था, 400, तो उसने 400 शेयर पे अलॉटमेंट का पैसा कंपनी को नहीं दिया है। तो पहली बात तो ये कि अलॉटमेंट का कितना शेयर था, 35 रुपए। तो मतलब मिस्टर ए ने 35 रुपए नहीं दिया है, तो उसका कितना हिस्सा बन रहा था, मतलब 14,000। 14,000 एक्चुअल में क्या हुआ है ना, इतनी आएगा नहीं, हाँ सही है, 14,000 क्या हो रहा है, मिस्टर ए ने नहीं दिया। किसको नहीं दिया, कंपनी को। तो मतलब कंपनी के पास आउट ऑफ दिस 2,25,000 इतना नहीं मिला, तो हमको इसको माइनस कर देना चाहिए था। बट अभी प्रॉब्लम है, अभी थोड़ा समझने की बात है, तो इंपॉर्टेंट बात आ रहा है। जो ये मिस्टर ए है ना, इसका जो 400 शेयर है वो एक्चुअल में इस पूरे जो कंपनी को एडवांस मिला था 1,25,000 ऊपर, वो 1,25,000 कंपनी बेसिकली अर्न किया है 10,000 शेयर्स पे। जितना शेयर ऑफिशियली कंपनी इशू करना चाह रहा था, उसी 10,000 शेयर पे कंपनी इतना एडवांस अर्न किया है अलॉटमेंट के नाम पे। मतलब उस 10,000 शेयर के अंदर में ही तो मिस्टर ए का शेयर आ रहा है 400। तो मतलब मिस्टर ए ने भी ऊपर एप्लीकेशन के टाइम पे थोड़ा सही बट इस 1,25,000 में कुछ अमाउंट दिया होगा, कितना वो नहीं पता, बट दिया होगा ना। तो मतलब मिस्टर ए ने भी अपने अलॉटमेंट के अमाउंट का कुछ हिस्सा ऊपर एडवांस दिया है। दैट मींस ऑफिशियली मिस्टर ए ने 14,000 नहीं दिया है अलॉटमेंट का, ऐसा नहीं है, उसने कुछ अमाउंट ऊपर दिया था। कितना दिया था अब वो हमें कैलकुलेट करना होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि मिस्टर ए ने ऊपर कितना दिया था। अब वो कैलकुलेशन एक दिखाते हैं सिंपल तरीके से। ये बताइए कि कंपनी ने वो जो अमाउंट है 1,25,000 ये कंपनी जो अर्न किया है अलॉटमेंट के नाम पे टू शेयर अलॉटमेंट, जो उसने एडवांस अर्न किया था, वो बेसिकली अर्न हुआ था टोटल 10,000
शेयर्स पे, है ना। मतलब कंपनी ने 10,000 शेयर पे 1,25,000 अर्न किया था। तो चेक करते हैं, 10,000 शेयर पे इतना अर्न है, तो 1 शेयर पे डिवाइड कराएंगे तो 1,25 अपॉन 10,000, ये 1 शेयर पे आया। हमको चेक करना है कि 400 शेयर पे कितना मिस्टर ए ने एडवांस दिया रहा होगा। तो 1 पे इतना है, तो 400 के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारा कितना आएगा, 9,000 कितना आया। मतलब मिस्टर ए ने क्या किया था ना, मिस्टर ए ने अपने पूरे अलॉटमेंट के अमाउंट के प्रपोर्शन में से 9,000 ऊपर दिया हुआ है। कब, अलॉटमेंट के टाइम पे, एप्लीकेशन के टाइम पे। मतलब मिस्टर ए ने आउट ऑफ 14,000 दोस्तों ऑफिशियल अलॉटमेंट का अमाउंट था जो उसको देना था, उसमें से उसने 9,000 दे दिया है। कब दे दिया है, एप्लीकेशन के टाइम पे। और वो जो कैलकुलेशन है जो मैंने यहां लिख के दिखाया, इसको बहुत ढंग से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ले दे के हुआ क्या कि मिस्टर ए ने ऑफिशियली कितना नहीं दिया अभी तक, 9,000 दे दिया है। तो कितना नहीं दिया है, माइनस करके कितना है, ये हमारा आएगा 6,000। ये 6,000 आएगा, सॉरी 9,000 नहीं आएगा। हाँ, ये कितना आया, 9,000। मतलब मिस्टर ए ने इन रियलिटी कंपनी को अपने पूरे अलॉटमेंट के हिस्से में से 9,000 नहीं दिया। हम लोग जो 14,000 माइनस करने जा रहे थे मिस्टर ए के नाम से, रियलिटी में क्या है कि उसने 14,000 में 6,000 ऊपर दिया था एप्लीकेशन के टाइम पे। तो उसने कितना एक्चुअल में नहीं दिया, 9,000। तो मतलब आउट ऑफ 2,25,000 कितना नहीं मिला, जब माइनस करेंगे कितना आएगा, 2,16,000 आएगा। अब ये जो अमाउंट है ये हमारा एक्चुअल में अमाउंट जब वो मिलेगा 2,16,000। इसको हम थोड़ा सा ब्रीफ दोबारा कर देते हैं कि लोग किए क्या है। देखिए बात क्या है ना, अलॉटमेंट के टाइम पे हमें इतना पैसा चाहिए था 3,50,000, जिसमें से 1,25 पहले से मिल चुका है, तो माइनस किए इतना और चाहिए था 2,25। अब उस 2,25 में से मिस्टर ए एक पर्सन है जिसके पास 400 शेयर है, उसने अपने 400 शेयर के बराबर का जो हिस्सा बनेगा और अलॉटमेंट का, वो उसने पे नहीं किया। तो कितना नहीं दिया, 400 पे अलॉटमेंट का 35 रुपए है, तो आएगा 14,000। उसने उतना नहीं दिया, तो उतने में से भी कुछ हिस्सा उसने ऊपर दिया था एप्लीकेशन के टाइम पे। कितना दिया था, हमने कैसे कैलकुलेट किया है, ये एडवांस मनी हम लोग 10,000 शेयर पाए हैं जितना कंपनी ऑफिशियली इशू करना चाह रहा था। तो उस 10,000 पे 1,25, तो 1 पे निकाले, 400 पे निकाले, वो अमाउंट उसने ऊपर दिया हुआ है। तो आउट ऑफ 14,000 जितना दे दिया उसको हटा देते हैं, तो कितना नहीं दिया, 9,000। तो इस 2,25 में से भी कंपनी 9,000 नहीं मिला है, तो कितना मिला, इसका मतलब 2,16। अब ये हमने एंट्री भी बनाया अलॉटमेंट का। अब आते हैं कॉल्स पे। कॉल्स की एंट्रीज की बात करें तो एंट्री वाइज सेम रहेगा, मैंने बताया था। पहले क्या रहेगा, ट्रांसफर वाला एंट्री, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड, और कितने शेयर रहेगा, 10,000 शेयर इनटू में कितना कॉल पैसा है, 25 डेबिटेड, कितना आएगा, 2,50,000 दिन आएगा। हाँ ठीक है। और टू शेयर कैपिटल 2,50,000। अब इसी के बदले हम क्या करेंगे, पैसा मांगने जाएंगे। पैसा मांगने जाएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब मेन बात क्या है ना, यहां भी दिक्कत है। इस 2.5 लाख में से, उस 2.5 लाख में से मिस्टर ए ने पैसा नहीं दिया कॉल्स का, इसमें क्वेश्चन में लिखा था कि उसने कॉल का भी पैसा नहीं दिया। तो पहली बात ये, मिस्टर ए का कॉल का पैसा कितना बन रहा है, 400 शेयर पे, तो 400 इंटू 25 कितना आ गई है, 10,000। तो मतलब मिस्टर ए ने आउट ऑफ 2,50,000 अपने हिस्से का नहीं दिया, 10,000 नहीं दिया, तो कितना कंपनी मिला होगा, सिर्फ माइनस कर दीजिए। 2.5 लाख में से 10,000 नहीं मिला मिस्टर ए से, तो कितना मिला होगा,
40,000। यहां पे वो लॉजिक, यहां तो एडवांस वाला दिक्कत था तो उतना कैलकुलेशन करना पड़ा, बट यहां पे ऐसा नहीं होता है कॉस्ट वाले में। तो ये तुम्हारा हो गया ठीक। अब यहां तक तो सिंपल था एंट्रीज। अब क्वेश्चन में क्या है कि भाई कॉल तक पहुंचने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे सेकंड कॉल नहीं है, बस एक ही कॉल था। अब क्वेश्चन में क्या है कि हमें फोरफीट कर देना है। अब यहां से न्यू टॉपिक आता है फोरफीट। हमने अभी तक ओवर सब्सक्रिप्शन केस तो देख लिया। अब फोरफीट का मतलब क्या होता है ना कि भाई मिस्टर ए ने अगर पैसा देने से मना किया था तो हम क्या करने वाले हैं, वो उसको जो हमने शेयर दिया था वो वापस लेंगे। तो जब वापस लेते हैं उस अप्रोच को बोलते हैं फोरफीट करना। कैसे करेंगे, जब भी हम शेयर दे रहे थे तो वो नाम कहां लिखा रहा था, क्रेडिट में। अब जब वापस शेयर लेंगे तो कहां लिखाएगा, डेबिट में, ऊपर आ जाएगा। तो शेयर कैपिटल, शेयर वापस ले रहे हैं, फोरफीट की बात करने जा रहा हूं, फोरफीट का अभी समझना है। जब फोरफीट कर रहे हैं ना तो शेयर वापस ले रहे हैं, इसलिए डेबिट में आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट कि इसको मल्टीप्लाई कितना से फोरफीट करें, 400। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि फोरफीट कितने कॉल्ड अप से था। फोरफीट के टाइम पे कंपनी ने मिस्टर ए से कितना रुपया मांगा उस शेयर के फेस वैल्यू का। तो शेयर का फेस वैल्यू 100 रुपया था और कंपनी ने मिस्टर ए से पूरा 100 रुपया मांगने के बाद फोरफीट किया। तो जितना मांगा जा रहा था उससे वो पूरा लिखने के बाद फोरफीट हो रहा है ना, तो 100 रुपए लेंगे। मान लेते हैं कि कंपनी फोरफीट कर रहा है अलॉटमेंट के जस्ट बाद, कॉल्स का वेट ही नहीं किया, कॉल्स मांगा ही नहीं, फोरफीट अलॉटमेंट पे ही कर रहा है कि अलॉटमेंट मांगा गया, नहीं दिया, फोरफीट किया जा रहा है। तो टिल अलॉटमेंट तक कितना कॉल्ड हुआ, एप्लीकेशन का 50, अलॉटमेंट का 25, कितना हो गया 75। तो यहां कितना लिखा था, 75 लिखा था, ठीक है। कितना हो मल्टीप्लाई करें, 40,000। अब इंपॉर्टेंट एक बात और, जब फोरफीट हो रहा है तो उसने पैसा नहीं दिया अलॉटमेंट का, तो ऑब्वियस सी बात है उसने जब पैसा अलॉटमेंट का नहीं दिया तो उसने पैसा नहीं दिया होगा प्रीमियम का भी। तो जब हमें प्रीमियम मिलता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट, नहीं मिलेगा तो डेबिट कर देंगे फोरफीट के टाइम पे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये भी ऊपर आएगा। क्यों आया है, बिकॉज मिस्टर ए ने पैसा इसका भी नहीं दिया होगा, अगर अलॉटमेंट का नहीं दिया है तो 400 शेयर पे उसने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया। वो कितना पैसा प्रीमियम का था, 10 रुपीज। तो ये कितना हो जाएगा, 4,000। अब सबसे इंपॉर्टेंट नीचे क्या कहेगा, जिन जिन चीजों का उसने पैसा नहीं दिया फोरफीट के टाइम पे वो सब नीचे लिखा जाएगा। और मिस्टर ए ने पैसा नहीं दिया 2 चीजों का, मिस्टर ए ने पैसा नहीं दिया 2 चीजों का, क्या क्या, सबसे पहला अलॉटमेंट का, तो टू शेयर अलॉटमेंट आएगा नीचे। उसने पैसा एक चीज को नहीं दिया, क्या था वो, टू शेयर कॉल्स का। अलॉटमेंट कितना नहीं दिया उसने, 9,000, और कितना कॉस्ट नहीं दिया था, 10,000। हमने जो कैलकुलेट भी किया था, 9,000 दिया अलॉटमेंट का एंड 10,000 कॉस्ट का। अब अगर नोटिस करें 40 4 44,000, वहां लिखा 9 10 19,000, तो ये तो बैलेंस नहीं हो रहा है, तो बैलेंस आने वाला नीचे। तो जो नीचे बैलेंस आ रहा है कितने से आ रहा है, 44 माइनस 19 कितना होता है, 25,000 आएगा। कितना आएगा, ये जो बैलेंस आया इसको एक नाम देते हैं, उसका नाम क्या है, नाम याद रखिएगा, उसको बोलते हैं टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। क्या बोलते हैं, टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। मतलब कंपनी ने बेसिकली अर्न कर लिया, कमा लिया फोरफीट के टाइम पे, उसी को शेयर फोरफीचर अमाउंट कहते हैं। ये पैसा जो 25,000 आया वो कंपनी का क्या आ गया, इनकम आ गया, इसको बैलेंस किया गया, मतलब बैलेंस करके निकाला गया है, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर। अब इसके बाद कंपनी उसको री इशू कर रहा है। ये तो फोरफीट केस था, इसे फोरफीट करना है तो वापस शेयर ले रहे हैं तो डेबिट आएगा। कितने से आएगा, कॉल्ड अप से। उसके बाद अगर उसने पैसा नहीं दिया प्रीमियम का तो वो भी आएगा, अगर प्रीमियम दिया होता तो वो नहीं आता, ठीक। फिर जो जो पैसा उसने नहीं दिया जिन जिन चीजों का वो नीचे दिखाता है, बैलेंस क्या दिखाता है, फोरफीचर। अब ये चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसको मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस लगवा के 2-3 वैरायटीज बताने के बाद अगर बताए होते तो ज्यादा सिंपल होता, बट फिर भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इतना रखिए कम से कम। अब री इशू का मतलब क्या होता है, हम वो शेयर वापस री इशू करें मार्केट में। तो अब जब इसको ऊपर बताने जा रहा हूं, इसका नेक्स्ट एंट्रीज एंट्री नंबर 8। अब अगर री इशू करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे पास क्या आने वाला है, पैसा, तो एंट्री होगा। और री इशू हम लोग एक बार में कर रहे हैं, एक झटके पूरा ही कर रहे हैं। अब कोई एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉस्ट चक्कर नहीं है, तो हमारे पास क्या आएगा री इशू में,
पैसा आएगा, क्योंकि हम फॉरफीट के बाद री इशू कर रहे हैं, वापस से किसी दूसरे पर्सन को दे रहा है, मान लीजिए मिस्टर बी को दे रहा है, तो पैसा आएगा ना। तो बैंक ऑन डेबिट, अब पूरा री इशू कर रहे हैं 400, और जब हमने री इशू किया तो कितने में किया है, 105 में किया है, तो यहां क्या आएगा 105 डेबिटेड, कितना आ गया मल्टीप्लाई करने पे 40,500, जिसमें से पैसा जो है वो किसके लिए चला जाएगा, कैपिटल के लिए चला जाएगा। मतलब हमने पैसा का मापा लिया तो उसके बदले शेयर देंगे ना, मैंने कहा था जब शेयर देते हैं तो क्रेडिट, वापस देते हैं तो डेबिट, फिर देंगे तो फिर क्रेडिट हो जाएगा। 400 शेयर पे जो कैपिटल है वो 100 रुपए का है, और जो एक्स्ट्रा 5 रुपए यहां पे है, क्योंकि शेयर का जो फेस वैल्यू था वो 100 रुपए था ना, तो अगर 105 लिखा है मतलब वो बाय डिफॉल्ट बताना चाह रहा है 5 रुपए मतलब क्या है, प्रीमियम है, इनडायरेक्ट बताना चाह रहा है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितने पे है, 5 रुपए पे, तो कितना होने वाला है, नीचे जाएगा 2000 आएगा, हाँ यहां पे अप्लाई गलत किया है, यहां आएगा 40,000। ठीक, ये हमारा री इश्यू का केस हो गया। अब री इश्यू होने, अब एक बात और भी है, री इश्यू यहाँ पे हुआ है फॉर एग्जांपल प्रीमियम पे, री इश्यू हमारा हो सकता था डिस्काउंट पे भी, बहुत सारे केसेस हैं। अब सब तो बताना मुश्किल है, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, बट यहाँ पे इतना ज्यादा है कि री इश्यू वेरियस कैटेगरीज में हो सकता था, या तो एक सिंपल केस है। लास्ट बट नॉट लीस्ट वो है, हम जो ये पैसा अर्न किए हैं 25,000 फोरफीचर के नाम पे, अगर हमने वो पूरा 25,000 जो अर्न किया है 400 शेयर पे, अगर वो पूरा 400 शेयर री इश्यू हो गया, तो अब वो 25,000 जो अमाउंट है वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट है, वो हमारा क्या है, कैपिटल प्रॉफिट। और हमको वो जो पैसा है जो हमने अर्न किया है वो हमें ट्रांसफर करना होता है कैपिटल रिजर्व में। ट्रांसफर कैसे करना होता है, ये जो नाम ओपन हुआ है शेयर फोरफीचर, जो नाम ओपन है क्लोज करना है, ये खुद है क्रेडिट में, कैसे क्लोज होगा, डेबिट मिला के, तो शेयर फोरफीचर फंड डेबिटेड टू, कहां ट्रांसफर कर रहे हैं, कैपिटल रिजर्व में, तो टू कैपिटल रिजर्व। अब डायरेक्टली ट्रांसफर इसलिए कर रहे हैं बिकॉज रीइश्यू हो चुका है। अब कितना हमारा कमाई था फोरफीचर के टाइम पे 25,000, तो पूरा चला जाएगा 25,000 रुपया। ये हमारा था नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। इसको ढंग से देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फोटो लिख लीजिए। हम इसको 2-3 मिनट और लगेगा। री इश्यू के बाद अगर इसी री इश्यू को डिस्काउंट में किया होता तो थोड़ा सा उसको ब्रीफ कर देता ताकि गलती ना होने पाए। देख लीजिए, चलिए अब इमेजिन करिए कि अगर ये री इश्यू होता कितने पे, 90 पे, कितने पे, मतलब 400 री इश्यू कर रहे हैं बट 90 पे कर रहे हैं, तो हमें कितना पैसा मिल रहा है, 90, मतलब 400 शेयर पे 90 मिल रहा है, 105 नहीं मिल रहा है, तो ये सब बदलेगा। और यहाँ प्रीमियम भी नहीं आएगा क्योंकि प्रीमियम है ही नहीं, तो कितना आएगा ऊपर उल्टा करने पे 36,000। लेकिन अब देखिए, भले हम डिस्काउंट पे रीइश्यू कर रहे हैं, 90 में कर रहे हैं, लेकिन शेयर जब देंगे तो शेयर तो पूरा फेस वैल्यू पड़ ही जाएगा लोगों के पास, तो शेयर 100 का ही जाएगा। लेकिन हमने उसके बदले 4,000 रुपए कम लिया, डिस्काउंट पे किया, तो वो जो 4,000 कम मिला हमें शेयर को इश्यू करते वक्त, उस 4,000 को हम कहां से कवर अप करेंगे, जो हमने अर्न किया था फोरफीट के टाइम पे। यही 25,000 में से 4,000 काम आ जाएगा उस लॉस को कंपेंसेट करने के लिए। तो यहां पे एक नाम आएगा शेयर फोरफीचर अकाउंट। कितने से आएगा, जितने का लॉस हुआ है, कितने का लॉस हुआ है, 4,000 का। एंड लास्ट चीज, अब जब रीइश्यू हो चुका है तो आउट ऑफ 25,000 4,000 यूज हो गया डिस्काउंट को कवर करने के लिए, कवर अप करने के लिए। जो बच गया, कितना बचा, 21,000, वो हमारा कहां चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। ये भी एक केस है डिस्काउंट वाला, इसको देखिए। ठीक है, अब आखिरी केस इस पूरे लेक्चर का, क्या हो अगर हम री इश्यू कर रहे हैं नॉट कंप्लीट 400, री इश्यू कर रहे हैं ओनली 300। कितना री इश्यू कर रहे हैं, बात सुन लीजिए।
हम अब री इशू कर रहे हैं ओनली 300, तब क्या होगा? अभी तक क्या था कि हम री इशू कर रहे थे पूरा 400, तो नॉर्मल केस लग रहा था। अब री इशू कितना कर रहे हैं? 300। भले फोरफिट 400 कर रहे हैं, बट कितना री इशू कर रहे हैं? 300। तो ऐसे केस में क्या होगा देखते क्विकली। 90 में ही कर रहे हैं लेकिन 300 कर रहे हैं सिर्फ, तो ध्यान देना है। इस बार हम री इशू कर रहे हैं 390 पे, कितना आ गई? 27,000। और कितना शेयर जाएगा हमारे पास से? 300 इशू किए हैं, 30,000 का चला गया कैपिटल में, और कितना हमारा लॉस हो रहा है? 3,000 का। तो 3,000 कहां से मिल जाएगा? शेयर फॉरफिशन में से। अब जो हमने अभी बताया था कि लॉस हुआ 3,000 का, तो आउट ऑफ 25,000 माइनस करते 3,000 आएगा 22,000 और लिखते कैपिटल ट्रांसफर में। ये गलत है, क्योंकि कैपिटल ट्रांसफर में हमेशा वही अमाउंट हम भेजेंगे जितना हम री इशू किए हैं। क्या हमने 400 पूरा री इशू किया है क्या? नहीं, हम 400 में से री इशू कितना किए? सिर्फ 300 शेयर को री इशू किए ना। और कितना री इशू नहीं किए? 100 को। तो इस बात को याद रखिएगा, जो हम री इशू नहीं करते ना उसको हम कहते हैं रिजर्व कैपिटल। क्या बोलते हैं? रिजर्व शेयर कैपिटल कह सकते हैं, रिजर्व शेयर कैपिटल। तो अब मेन बात क्या है ना, हम जितना री इशू किए हैं हमको देखना होता है कि उस री इशूड पे कितना हमारा पैसा बनेगा। किस चीज का? शेयर फॉरफीचर का। क्योंकि वो जो 25,000 है वो तो इस पे था ना, 400 शेयर पे हमने 25,000 कमाया था। 400 शेयर पे हमको देखना है कि 300 शेयर पे कितना फॉरफीचर का अमाउंट आएगा, हमको ये कैलकुलेट करना है। तो करते हैं, देखिए ध्यान देना है। 400 शेयर पे हमने अर्न किया है 25,000 शेयर फॉरफीचर के नाम पे, है ना। तो पहले एक पे निकालते हैं, कितना आएगा? तो 25,000 अपॉन में 400। ओके, तो हमको चेक करना है कितने के लिए? 300 के लिए। तो एक के इतना होगा, 300 के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 300 से। सॉल्व करते हैं, कितना आएगा? ये हमारा सॉल्व करने पे आएगा ओके, कितना आया? 18,750। ये आया 300 शेयर पे शेयर फॉरफीचर का अमाउंट। ये ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में। जितना हम री इशू करेंगे उतना ही ट्रांसफर करेंगे। इसके पहले पूरा 400 री इशू किए थे तो पूरा 400 चला गया था कैपिटल फॉरफीचर अमाउंट। अब जितना री इशू किए उतना ही जाएगा। तो 400 पे इतना कमाए थे, 1 पे निकाले, फिर 300 पे निकाल दिए, कितना आया? ये पूरा अमाउंट हम यहां लिख सकते हैं कैपिटल रिजर्व की जगह पे। लेकिन कब लिखेंगे? जब ऊपर लॉस ना हुआ। लॉस हुआ है तो उस लॉस को माइनस करने के बाद जो आएगा, कितना लॉस हुआ है? 3,000 का। तो जब माइनस की कितना आएगा? 15,750। ये अमाउंट हमारा चला जाएगा कहां पे? कैपिटल रिजर्व में। लॉस नहीं हुआ होता तो ये पूरा क्या होता? ये वाला अमाउंट। लॉस हुआ है तो माइनस करने के बाद जो है वो भेजा है। ये थोड़ा टेक्निकल पड़ता है, बट ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। याद रखना है कि एग्जाम में बहुत बार ये जो फॉरफीचर वाला केस है, फॉरफीचर एंड री इशू वाला केस एंड जो कैपिटल ट्रांसफर वाला केस है, कैपिटल ट्रांसफर वाला केस, ये तीनों केस एग्जाम में अलग से भी आता है। या तो मैंने क्वेश्चन के बीच में लिया था, एग्जाम में अलग से भी आ जाता है। मैंने एक क्वेश्चन ही पिकअप किया और उसको थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस किया, डिटेल में डिस्कस किया, बट नॉट कंप्लीट कॉन्सेप्ट बता पाए। और ना ही मैंने बहुत से वैरायटीज डिस्कस किया, बट स्टिल इस 1.5 घंटे या जो मैंने पूरा समय लिया 1 घंटा 40 मिनट के आसपास, ये पूरा जो हमारा समय लगा इसमें शेयर्स को मैंने उतना तो डिटेल में डिस्कस किया कि जो बच्चा कुछ भी नहीं जानता तो एक लेवल पे समझ जाएगा। मेरा मोटिव था कि एंट्रीज पता होना चाहिए, हर कॉन्सेप्ट के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। एंड जो क्वेश्चन मैंने पिकअप किया था, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में इसी टाइप का आता है, बहुत इससे हार्ड नहीं आता है। स्टिल बैलेंस शीट हमारा रह गया थोड़ा बहुत, एंड उसके अलावा
रीजू, फॉरफीड एंड कैपिटल ट्रांसफर को अलग से भी पढ़ना रह गया, बट स्टिल हम मानते हैं कि इतना भी बच्चा पढ़ लेगा ना तो शेयर्स उसका बहुत हद तक प्रिपेयर्ड माना जाएगा। एग्जाम में वो क्वेश्चन को लगभग फेस तो कर लेगा। एंड एक माय हम्बल रिक्वेस्ट सभी से, इसको कोशिश करिएगा कि एग्जाम टाइम पे करिएगा, लिखिएगा, हाँ बस गलती ना हो, फॉर्मेट में गलती ना हो, एंट्रीज के पोजीशनिंग पे कि कौन कहां जाता है, क्योंकि बहुत बच्चे दोबारा कह रहे हैं, गलतियां करते हैं कि बैंक खरीदें गलत, वो गलत जगह पे। सबका पोजीशन रखना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन, मतलब कैलकुलेशन मतलब होता है कि जब सॉल्व कर रहे हैं तो हमको ये पता होना चाहिए वो सॉल्व करके अमाउंट कैसे आ रहा है। जैसे इस पूरे क्वेश्चन में ये जो मैंने अमाउंट निकाला था, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा इस अमाउंट को सही निकालता है तो इसका मतलब इसको शेयर्स आता है, तब जाके वो आगे भी कर लेगा, ये मान लिया जाता है। वो टीचर पहले देखता है कि भाई क्या वो अमाउंट इसका निकाल पाया, है अगर निकाल लिया इसका मतलब उसको शेयर्स आता अच्छे से, वो टीचर मान लेता है। तो प्रैक्टिस करिए, अच्छे क्वेश्चन लगाइए। मुझे अफसोस लगा कि मैंने पूरा डिटेल में नहीं बताया, बट बिलीव मी चैप्टर है बड़ा, 12-15 क्लास लगता है, बट मैंने कोशिश किया है एक लेक्चर में कवर करने का, बट नॉट कंप्लीटली, बट अप टू द सर्टेन स्टेप में बता दी चीजों को। अब इस चीज को दोबारा देखिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए जो कुछ भी नहीं जानते चीजों के बारे में, शेयर्स के बारे में, और ढंग से पढ़ना है। जो भी नहीं आएगा उसको कमेंट में लिखिए, उसको हम देखते हैं, उसको आगे और बता पाए, कोशिश रहेगा। कल के बाद ही एग्जाम है। अभी मैंने कल के बाद क्यों कहा, ये वीडियो हम खुद बना रहे रात के बहुत देर में, तो कोशिश रहेगा कि कल भी हम अगर हो पाए तो अकाउंटिंग रेशियोज एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट इस पे तो बात करेंगे, बट स्टिल जितना मैंने अभी तक डिस्कस किया है, अब ये देखिए कि कल के पहले वीडियो बनाना शुरू किया था अकाउंटेंसी का, जब मैंने शुरुआत किया था कंपैरेटिव 4 मार्क्स से, ठीक, 80 में से। आज की डेट में अभी तक वीडियो 500 चल रहा है, 5th वीडियो। इस 5 वीडियो तक पहुंचते पहुंचते हम लोग ने टोटल कवर कर लिया लमसम 40 to 45 मार्क्स का कंटेंट। कैसे? 4 मार्क्स कंपैरेटिव, करीब करीब 30 नंबर का मान लेते हैं, ये क्या बोलते हैं पार्टनरशिप, बिकॉज मैंने चैप्टर 1 कवर प्रॉपर नहीं किया है, फंडामेंटल्स। तो 30 से 28 नंबर का हमारा पार्टनरशिप, 4 नंबर का कंपैरेटिव, एंड ये वाला कम से कम 10 नंबर का, क्योंकि 10 से 12 नंबर 14 नंबर कवर करता है कंपनी शेयर्स, एंड 10 से 12 नंबर कवर करता है डिवेंचर्स। तो 10-12 नंबर शेयर्स, 30-32 नंबर पार्टनरशिप, एंड 4 नंबर का कंपैरेटिव। तो 40 to 45 मार्क्स मैंने कवर कराया। कोशिश रहेगा आगे भी कुछ कवर करा दे। इतने में काम करिए जिस तरीके से हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़े थे, और उसमें बहुत हद तक मैंने 50-60 मार्क्स कवर कराया था, एंड बहुत सारे रिपीट होके आ गए थे। अकाउंटेंसी में ऐसा हो तो नहीं पाएगा, बिकॉज इसमें हम लोग को बहुत कुछ पढ़ना था, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने थे, बट स्टिल जितना पढ़ाए हैं सफिशिएंट है फिलहाल उन बच्चों के जो कुछ भी नहीं पढ़े थे, कम से कम। तो इतने में काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको ढंग से प्रैक्टिस करिएगा, और जब भी मिलेंगे तो आगे बात करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, नमस्ते।